बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत से गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। जी नाज़रीन, वीकेंड स्टार्ट हो गया है, साथ ही रमज़ान जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कल रोज़ा हो सकता है परसों रोज़ा हो, तो तमाम लोग जो हैं बड़ी तैयारियां कर रहे हैं रमज़ान मुबारक की। जो है हम लोग हमारे घर में भी देख रहे हैं कि हमारे वाले साहब जो हैं वो फुल ऐसी तैयारियों में हैं, घरों में फ्रूट्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं। तो अपना वीकेंड जो है वो इस तरह हमारा होगा कि जल्दी जल्दी हर चीज़ जो है वो रमज़ान में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। तो साथ ही हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि रमज़ान और मुबारक में हमने किसी का भी जो है दिल नहीं दुखाना, हमने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, बल्कि बड़े बर्दाश्त से सब्र से काम लेना है, क्योंकि रमज़ान मुबारक हमें सब्र का ही दर्स देता है। तो अपने रमज़ान मुबारक को अच्छा और बेहतर बनाइएगा, दूसरों में खुशियां बांटने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनका पहले तारुफ करवा देती हूँ। जैसे रमज़ान मुबारक आ रहा है तो जनाब फिटनेस भी आपके लिए बड़ी ही ज़रूरी है। आप अपने आप को फिट रखेंगे, अपने आप को जो है सेहतमंद रखेंगे, अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, अच्छे से रोज़े रख सकेंगे। तो हमारे साथ जब सबसे पहले जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। अफीफ़ा अमर हमारे साथ मौजूद है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते अपने शो में आपको। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी अमर अली, जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं। हमेशा आप उनको हमारे साथ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। आज इनसे हम जानेंगे नाज़रीन, जिस तरह रमज़ान मुबारक आ रहा है तो क्या चीज़ हमें अपनी फिटनेस का ख्याल कैसे रखना है, सहरी में क्या खाना है, अफ्तारी में किस तरह अपनी डाइट को हमने बेहतर करना है, तो आज हम इनसे जानेंगे नाज़रीन। लेकिन आपको पता है कि हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है आज नेकी की बात, तो उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं अल्लामा साहब हमें आज कौन सी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, दुआ कब कबूल होती है? वो कौन से औकात हैं और वो कौन सा वक्त है कि जिसमें हम दुआ करें और हमारी दुआ कबूल हो? तो आप अलैहिस्सलाम ने दो वक्त बताए। एक वक्त आपने बताया कि रात का आखिरी पहर, यानी जब हर तरफ खामोशी होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त ज़मीन वाले आसमान पे आकर अपने बंदे की दुआ को सुनता है। और दूसरा वक्त आपने ये बताया कि जब तुम फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेते हो तो फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो भी अल्लाह ताला कबूल करता है। यानी ये दो वक्त हैं कि जब भी हम चाहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआ को कबूल करे और हमें इसका शौक़ हो और इसकी प्यास हो, तो फिर इन दो वक्तों का ख़ास तौर पर हमें ख्याल करना चाहिए। या तो रात आधी रात को उठें, तहज्जुद पढ़ें, नमाज पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, दुआ करें, या फिर यह कि 5 वक्त जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज के बाद जो हम दुआ करते हैं यकीन के साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर सूरत में अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है। बेशक इस पे कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला से जब आप रो कर गिड़गिड़ा कर और सच्ची नीयत के साथ जब अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला कभी भी आपकी दुआ जो है वो रद्द नहीं करता। और जिस तरह रमज़ान और मुबारक का महीना स्टार्ट होने वाला है तो जनाब इबादतों का एक ख़ास सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। हम इबादतें करते हैं, अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो ये सिलसिला जारी सारी रहना चाहिए, रमज़ान मुबारक में नहीं बल्कि हमेशा हर रोज़ इंसान को अपना जो है वो तज्ज़िया करना चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए अपने लिए, लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए। रमज़ान ट्रांसमिशन का भी हमारा स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। आपके साथ जो है ये रमज़ान ट्रांसमिशन हमारी रहेगी, इसमें हमारे साथ 3 बजे से लेकर 7 बजे तक हम आपके साथ होंगे। हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, मजहबी स्कॉलर्स होंगे, नात खां जो है वो मौजूद होंगे, नात कंपटीशन होगा, किचन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और हम अपना रमज़ान ट्रांसमिशन, अपना रमज़ान आप लोगों के साथ गुजारेंगे। तो आपने देखना नहीं भूलना, इंशाल्लाह रमज़ान में आपका और हमारा साथ रहेगा। सबसे पहले तो अफीफा, क्या हालचाल है, क्या चल रहा है आजकल? बस आजकल काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत है। एज यू नो कि रमज़ान आ गया है तो ऑब्वियसली रमज़ान में वैसी तैयारियां बहुत तेज़ हो जाती हैं। और फिर अगर आप वर्किंग हैं तो ऑब्वियसली वर्किंग वुमेन के लिए दोनों चीज़ें बैलेंस करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आपको घर भी देखना है और आपको साथ में अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट भी देखना है। तो दोनों चीज़ें साथ
हाँ बिल्कुल, मैं मैनेज अभी कर रहे हैं क्योंकि लास्ट मेरा रमजान जो है वो घर में गुजरा और इस दफा जो है रमजान वो हमारा स्टूडियो में गुजरेगा और पूरी हमारे व्यूवर्स के साथ, रोही टीम के साथ इस तरह गुजरेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना कि आपने अपने घर को भी टाइम देना है। बिल्कुल, और एट द आपने टाइम जब आपको जाकर अफ्तारी वगैरह बनानी हो और खास लोगों का ख्याल रखना हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। अच्छा, रमजान की हम जिस तरह बात कर रहे हैं तो अफीफा आपसे जानेंगे क्या इस तरह का हेल्दी फूड होना चाहिए, क्या डाइट प्लान होना चाहिए कि हम अपने रमजान को जो अच्छे तरीके से उसको गुजार सके। अच्छा, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक कि भाई किस तरह क्या करना चाहिए। अक्सर होता ये है कि लोग यही सोच रहे होते हैं कि रमज़ान आएंगे, सारा वक्त भूखे रहेंगे और हमारा वेट लॉस हो जाएगा और सब कुछ, क्योंकि रमज़ान इतना मुबारक महीना है जब एक महीना आपको अल्लाह ताला दे रहा है कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन है, जो मशीन एक चल रही है उसको भी रेस्टिंग पीरियड की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। सिमिलरली ये जो ह्यूमन बॉडी है उसको भी कहीं ना कहीं रेस्ट की ज़रूरत है, और वो रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे आ जाती है, जो आप कहते हैं डिटॉक्सिफाई होती है आपकी बॉडी। सिमिलर इन अ केस, तो जहाँ तक बात हम कर रहे थे तो लोग समझ रहे होते हैं कि हम लोग जो है पतले हो जाएंगे, बट हमारी रेगुलर डाइट में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती है वो इस तरह की होती हैं कि आप यकीन करें, ना ही वो इंसान को पतला करती हैं बल्कि मज़ीद आप अपना 10 से 12 केजी बढ़ा चुके होते हैं। इवन पूरा दिन आप लिथार्जिक भी रहते हैं, आप बिल्कुल वैसे नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते, आप बिल्कुल लिथार्जिक रहते हैं सारा दिन, और प्यास भी शिद्दत के साथ महसूस हो रही होती है, क्योंकि ये रमज़ान जो आया है वो बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हमेशा ये वाला जो रमजान है गर्मी में आज थोड़ी सी बेहतरी होगी, लेकिन मैं समझ रही थी कि थोड़ी सी बेहतरी होगी, मौसम जरा ठंडा होगा, लेकिन नहीं, मार्च इतना एकदम गर्मी में आया, फिर अप्रैल जो है वो तो आपको पता है फिर माह रमजान में गर्मी तो होती है। बिल्कुल, क्लाइमेट जिस तरह चेंज हो रहा है, जिस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं, और एकदम पाकिस्तान में जिस तरह गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आप सोचेंगे रमज़ान का रोज़े रखने, इट विल बी डिफ़िकल्ट, बट अल्लाह ने सब्र भी दिया। और तो मेरे ख्याल से इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि आप इस तरह की कौन सी डाइट इस्तेमाल करें जो कि हाइड्रेटेड भी हो, जो कि आपको पूरा दिन हाइड्रेट रखे, आपको तवाना रखे, एनर्जेटिक रखे, और साथ में आपका वजन भी लूज करे। हाँ बिल्कुल, तो क्या डाइट प्लान होना चाहिए? अच्छा, क्या हमें सहरी के टाइम हमें वैसे क्या खाना चाहिए? अच्छा, बेसिकली हम इसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आपको ये हमें पता होना चाहिए कि 16 से 17 घंटे का रोज़ा है, सो वी हैव टू लाइक फास्ट फॉर 16 to 17 आवर्स। तो अब उसके नतीजे में हमें अच्छी तरह से उतने देर हमें पानी भी नहीं पीना, हमें खाना भी नहीं खाना। सो हमें क्या ऐसी चीज़ लेनी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहे, हम एनर्जेटिक भी रहे, एक्टिव भी रहे। और दूसरी बात ये है कि ऑफ कोर्स साथ साथ स्किन भी प्रॉब्लमेटिक, तो मैं स्किन के हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी। सो अगर हम सेहरी की तरफ आए तो सेहरी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेहरी लेते हैं तो सेहरी में कौन से ऐसे फूड्स हैं, अगर आप ड्रिंक ले रहे हैं, ड्रिंक, तो बहुत सारे लोग जो हैं बहुत हैवी ड्रिंक्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सो देयर इज़ अ लाइक चांस कि आप आपने तुखमलुंगा सुना होगा, बेसल सीड्स बेसिकली। अच्छा, तुखमलुंगा लोगों को पता नहीं होता कि इसका क्या फ़ायदे हैं। तुखमलुंगा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लाइक इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अक्सर आपने सुना होगा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बच्चों के बहुत ये वर्ड इस्तेमाल होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। आपके कोलेस्ट्रॉल लूज़ करने के लिए फ़िश ऑयल्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड। मोस्टली बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जो आपके तुखमलुंगा का ये जो बेसल सीड्स होते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है तो ये फूल जाता है एक तरीके से, इट्स जस्ट स्वॉलन अप, और एक फ्लावर टाइप की एक छोटी सी एक वो बन जाती है। तो आप ग्लास में अगर 10 मिनट के लिए ड्रिंक के तौर पे तुखमलुंगा रखें आप, बेसल सीड्स, फॉर 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स के लिए वो जो है फूल जाएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें, एक हाफ कट, और आप अगर उसको पिएंगे तो सारा दिन वो एब्जॉर्ब करके आपके जिस्म में रहेगा और वो आपकी पूरी बॉडी को हाइड्रेट करेगा। मोस्टली यानी हाइड्रेट की वजह से आपको प्यास नहीं लगेगी सारा दिन। सेकेंडली, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल दही इज़ अ प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि खाने से जिस्म जो है ताकतवर रहता है, रवाना रहता है, या जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। दही आप अगर ले रहे हैं स्पेसिफिकली, लोग यूजुअली लस्सी वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि अगर जो डायबिटीज़ के पेशेंट है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, वो मीठी लस्सी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, वो कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें जो ना सॉल्टी हो ना ही मीठी हो। सो दही बेसिकली प्रोबायोटिक्स में आता है। तो आप अगर दही लेते हैं तो उसकी वजह से, चूंकि आपको पता है स्टमक भी हर 4 घंटे के बाद एसिड रिलीज कर रहा होता है, या 2 घंटे के बाद किसी की बहुत एसिडिटी होती है लोगों को। रमज़ानों में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एसिडिटी होती है। तो अगर आप दही लेते हैं, दही कंजम्पशन की वजह से आपकी एसिडिटी भी कम हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ स्पेसिफिकली ये है कि आप अपनी 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। अगर आप रोजा रख रहे हैं तो प्लीज अपने कामों को, हम कहते हैं नहीं, यूजुअली जो वर्किंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहते हैं नहीं भाई रमज़ान है तो ज़्यादा काम ला दो। ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने बहुत सारी अहदीस पढ़ी हैं जिसमें यह है कि जब रमज़ान आए तो आप अपने कामों को समेटो, कोशिश करें कि घर में और इबादत में रमज़ान गुजारें। तो स्पेसिफिकली कि आप प्लीज़, आपके बहुत सारे काम हैं, आप जो है अपने 8 घंटे की एटलीस्ट स्लीप को पूरा नींद जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। अमर भी हमारे साथ मौजूद है। अमर से जानते हैं किस तरह हम फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइज जो है वो इस माह रमज़ान में। वैसे भी इंसान बड़ा थक जाता है, जाहिर सी बात है, पूरा दिन जो है आपने गर्मी में रोज़ा रखना और फिर काम भी करना, तो क्या इसके हवाले से बताइए। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि जो वर्कआउट होगा ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। मतलब हम जनरल नहीं कह सकते कि एक जनरल रूटीन सब लोग कर लें। इवन टाइमिंग भी चेंज होगी। जैसे ऐसे लोग जो या तो रूटीन में वर्कआउट करते रहें, अब रमज़ान में आपकी वो इंटेंसिटी नहीं हो सकती क्योंकि आप उतना इनटेक नहीं कर रहे, उतना एनर्जी आपका इनटेक नहीं है, तो आप उस इंटेंसिटी को नहीं दोबारा मुसलसल कैरी कर सके। कैरी करेंगे, पहला अशरा कर लेंगे, दूसरे अशरे में एनर्जी लेवल इस तरह से डाउन होगा कि आप सिर्फ मतलब निढाल ही बाकी रमज़ान गुजरेगा। तो क्या जो प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अगर हम नॉर्मल डेज में 2 घंटे या 3 घंटे ट्रेन कर रहे हैं, रमज़ान में हम आधे घंटे पे आ जाते हैं। सही। लेकिन ये करते हैं कि वो जो इंटेंसिटी होती है उसको थोड़ा सा हम हाई कर लेते हैं नॉर्मल से, बट उसमें रेस्ट पीरियड बहुत इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने एक सेट लगाया, अगर 2 मिनट मुसलसल लगाया, नॉर्मल हम क्या कर रहे होते हैं, 2 मिनट के सेट में हम 10 से 20 सेकंड या 30 सेकंड का गैप ले रहे होते हैं। लेकिन रमज़ान में क्या करते हैं, 2 मिनट का हमने सेट किया तो हमने 2 मिनट का गैप ले लिया, बॉडी को बिल्कुल कूल डाउन होने दिया। उसके बाद फिर हमने एक नेक्स्ट इंटेंसिटी पे किया, फिर हमने दोबारा कूल डाउन। तो आपको वो जो बॉडी डिफरेंट साइकिल्स में चल रहे होते हैं, आपको उन्हें थोड़ा सा कैरी करके चलना है और उसके हिसाब से अपना जो भी आपका वर्कआउट रूटीन है वो अडॉप्ट करना है। अच्छा, ईज पे अगर बात करें, अफ्तार से पहले किया जा सकता है। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओबीज हैं और डाइट भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि मतलब वर्कआउट भी कर रहे हैं या वॉक रनिंग कुछ भी कर रहे हैं और वजन कम नहीं हो रहा, तो वो एक चीज़ क्या करें, वो अफ्तार से आधा घंटा पहले का वर्कआउट टाइम अपना बना लें, बजाय इसके कि अफ्तार के बाद, खाने के बाद वर्कआउट करने के। या मोस्टली जिम्स में क्या चल रहा होता है, नॉर्मल सा अफ्तार किया, उसके बाद तरावी वगैरह, उसके बाद सहरी तक जिम ओपन होते हैं और वर्कआउट वगैरह चल रहे होते हैं। अब आपकी बॉडी उन स्टेजेस में, उसको बॉडी को दिन में तो रेस्ट चलो मिल गया रमज़ान के दौरान, फास्टिंग के दौरान, बट उसके बाद आपने दोबारा उसको इतना बर्डनाइज कर दिया कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट मतलब मेटाबॉलिक रेट को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, जो करना मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए। तो बेस्ट ये रहता है कि आप अफ्तार से आधा घंटे का पहले टाइम रख लें। आपने जिम करना है, ज्यादा करना है, इंटेंसिटी थोड़ी कम कर लें, 1 घंटा कर लें, 1.5 घंटा कर लें। मतलब रमजान ये नहीं कहता कि आपने दिन सो के गुजारना है, जिस तरह नॉर्मली चलता है कि सहरी की रोजा रखा और उसके बाद सो गए, सहरी की इस्लाम किया और सो गए, उसके बाद सारी का टाइम हुआ तो तकरीबन ऐसे कोई आधा घंटा पहले उठ जाते हैं। उसके बाद अंदर से दुआएं हो रही होती हैं कि ये जो अजान की आवाज है ये मगरिब की अजान हो। तो मतलब थोड़ा सा, क्योंकि मकसद ही रमजान का ये है कि आप थोड़ा सा खुद में सब्र, तहम्मुल और बहुत सारे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो अपने अंदर लाइन। ट्रेनिंग के हवाले से रमज़ान आपको डिसिप्लिन कर रहा होता है, और अगर आप मतलब इसको बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करेंगे और खुद को डिसिप्लिन, आपको एक मौका मिल रहा है, बाकायदा पूरा मुल्क, पूरा मुआशरा आपके साथ चलने की कोशिश कर रहा है और चल रहा है, और आप उससे खुद को बिल्कुल साइड पे करके और सो के पूरा दिन गुजार देते हैं। और उसके बाद क्योंकि अफ्तारी से सहरी की तो आपकी वही रूटीन है, उसमें तो कोई चेंजेस आएगी नहीं, वो दिन का टाइम है, दिन के टाइम में आपको एक मौका मिल रहा है, तो आपको बेहतर है कि उससे फायदा उठाएं। तो
अवतार से कुछ 1 घंटे पहले का 2 घंटे पहले का अपना एक वर्कआउट बिल्कुल, रूटीन इस पे बना हम लें। मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जी। अच्छा, रूटीन की मैं बात कर रहा था, वर्कआउट रूटीन की। तो मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप क्या ट्रेन कर रहे हैं। आप पुशअप भी करें, सिंपल करें, आप स्क्वाट करें, आप मींस के वेट ट्रेनिंग भी करें, बट मैटर रमजान में ये करेगा कि आप किस टाइम पे कर रहे हैं और किस इंटेंसिटी से कर रहे हैं, और प्लस आपका जो एनर्जी इनटेक है। अभी हम कैलोरीज को नहीं छेड़ेंगे, हम क्वालिटी ऑफ फूड को भी नहीं छेड़ते, हम सिर्फ ये कहते हैं एनर्जी पे बात करते हैं। एनर्जी इनटेक जो आप कर रहे हैं वो कितना है, क्या आपका पूरा दिन को कर सकता है, उसके साथ नहीं कर सकता तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर आप वर्कआउट के हवाले से ओवरबर्डन कर लेते हैं अपनी बॉडी को, तो भी आप पहला अशरा बॉडी जो एनर्जी रिजर्व्स होते हैं उन पे ही चल रही होती है। तो पहले अशरा आराम से, इतना टाइम से वो बॉडी जो है वो मेंटेन नहीं होती। आप जैसे रमजान से आपकी रूटीन चेंज होती है, खाने पीने का भी, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। असल में आप एक बिल्कुल डिफरेंट फेस हाँ को कैरी करके चल रहे हैं। 10 दिन आप गुजार लेंगे आराम से, रोजे रख के भी गुजार लेंगे, उसके बाद अचानक से निडाल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और फिर उस चीज को कोप करना, फिर हर बंदा एनर्जी डाउन होगी, हर बंदा बुरा होगा, चिड़चिड़ाहट और चिड़चिड़ापन, ये चीज नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। इसको स्टार्ट से ही संभाल के चलेंगे तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम, इवन रमजान ज्यादा फ्रेश और ज्यादा हैप्पी गुजरेंगे। अच्छा, वर्कआउट में कह रहा था, वॉक कर सकते हैं, वॉक कर लें, सिंपल वॉक कर लें। बाहर नहीं कर सकते, घर में कर लें। घर में क्या, लाउंज में, गैरेज में, कहीं पे भी वॉल टू वॉल कर लें। एक दीवार को चल के हाथ लगाएं, फिर दूसरी दीवार को हाथ लगाएं, टाइमर लगा लें कि 5 मिनट के लिए मैंने सिर्फ वॉक करनी है। सही। आपको बाहर जानी, गर्मी है, बाहर लोग नहीं निकलना चाहते, आप इवन अगर जैसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, एसी चल रहा है, ठीक है, एसी बंद कर दें, पंखा चला लें, थोड़ा सा खिड़की मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा कम करें और वर्कआउट शुरू कर दें घर के अंदर ही। स्क्वाट्स कर सकते हैं, बट मैटर ये करेगा कि आप अफ्तार से थोड़ा पहले कर लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर उस टाइम पे नहीं करते, फिर वही चीज आ जाती है कि आपने अफ्तार कर लिया, थोड़ा सा इंटेक कर लिया, फिर आप 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट दें बॉडी को। उसके बाद फिर आपने जो भी आपकी रूटीन है, जो भी आपके ट्रेनर ने अगर कुछ आपको गाइड किया या आपने खुद से कुछ अपने लिए डिजाइन किया हुआ है, अपने टारगेट के हिसाब से वजन कम करना है या बस कैरी करना है, फिट रहना है, एनर्जी डाउन नहीं होने देनी, तो उस हिसाब से जो भी आपकी रूटीन होगी आप वो कर सकते हैं। पुशअप्स बेस्ट है, मतलब जो मेजर मसल ग्रुप्स हैं उनको आप टच करें। आप मींस के थ्रू आउट रमजान आप बिल्कुल सुकून से गुजार लेंगे। बाइसेप्स हो गए, कॉर्ड्स हो गए, ऑब्लिक्स को भी कर सकते हैं। मतलब आप अपर बॉडी को ज्यादा फोकस करें तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि चलना फिरना तो आपको वैसे ही रहता है। और नॉर्मल हमारे साथ होता है ये, जो हमारे पास भी बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं कि बाजू शल होने शुरू हो जाते हैं। 5 दिन 6 दिन के बाद ऐसे फील हो रहा था कि अब बाजुओं में जान नहीं है, कंधे कमजोर हो गए, चलना फिरने की वजह से थाइज वगैरह ये स्ट्रांग रहते हैं। तो आप अगर वॉक को बिल्कुल कंसीडर ना करें और सिर्फ अपर बॉडी पे वर्क कर लें तो वो भी चल जाएगा। पुशअप्स कर सकते हैं, चिन अप कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं पुशअप करते रहें, प्लैंक कर सकते हैं। मतलब आप एक पोजीशन आसन में आए और होल्ड कर लें। मतलब कुछ योगा के स्ट्रेचेज हैं, योगा के कुछ आसन हैं, वो भी आप इसमें अपनी जो भी रूटीन है उसमें ऐड कर सकते हैं। ये आम रूटीन में कि आप माह रमजान में भी अपने आप को फिट रखना है। बिल्कुल, रमजान बिल्कुल आपको ये नहीं कह रहा कि आपने आप पे कोई एक एक्स्ट्रा बर्डन आया है और अब आपको बैठ जाना है या आपको थक जाना है। रमजान तो आपको मोटिवेट कर रहा है कि भाई डिसिप्लिन भी हो रहे हो और खुद को पहले से बेहतर करो। और आपको मतलब अपनी मर्जी से आप करेंगे तो शायद मुश्किल है, जब अल्लाह ने अपनी मर्जी आपके ऊपर डाल दी है तो फिर आप क्यों उससे फायदा नहीं उठाते। हाँ, और बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल रखना तो मैं कहती हूँ अपना आपके लिए अपने बेहतर है। अच्छा, स्किन के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, जिस तरह अभी हम कहते हैं वेट, जिस तरह माह रमजान में हमारे खाने पीने की रूटीन चेंज हो जाती है। जैसे अफ्तारी में होती है ना, हमारे कुछ खाने पीने जो ना दस्तरखान जो सजते हैं वो पकोड़ों से, समोसों से, ढेर सारी जो हमारी घर की खवातीन है माशाल्लाह, माई बहनें वो इतना कुछ बना देती हैं दस्तरखान में कि और वो खाया नहीं जाता, लेकिन ये है कि फिर भी हमारा दिल जो है वो कर रहा होता है कि हम ये सब खा लें, और उसके बाद जो है हमसे हिम्मत नहीं होती फिर कुछ और काम करने की। एग्जैक्टली, बेसिकली मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि हमें सेल्फेशन या अवेयरनेस होनी चाहिए। जो हमारा जो मीडियम है जहाँ से हम तरबियत लेते हैं या हमारी डाइट या हमारी सेहत का ख्याल रखा जाता है, वो हमारी माएँ हैं, हमारी ख़वातीन हैं। अगर हम ही अवेयर या हम ही जो है सेल्फ अवेयर या हमें रियलाइजेशन नहीं होगी कि क्या चीज़ हमारे घर वालों के लिए बेहतर है। मोस्टली आप देखें सबसे ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स है हार्ट की, ब्लड प्रेशर की,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और क्या होता है जब हम ये बहुत ज़्यादा फ्राइड सॉल्टी चीज़ें खा खा के एक हद तक एक वक्त आता है कि जब आपको कोलेस्ट्रॉल भी हो चुकी होती है, आप हार्ट के पेशेंट भी होते हैं, आप डायबिटिक भी होते हैं, आपको ब्लड प्रेशर भी हो रहा होता है। तो ये बहुत नेसेसरी है कि इस प्रोग्राम के थ्रू हमारी जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनको अपनी फैमिली की सेहत का कैसे ख्याल रखना है। तो रमज़ान में हम जो इतना सारा खाना बना के हम ठूस रहे हैं एक पेट के अंदर, तो वो आगे चलकर कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फ्राइड फूड्स हैं, हाँ। ये सॉल्टी फूड्स हैं, हम बहुत सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्राई फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ी फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसकी वजह से आप पूरा दिन देखें लोग लिथार्जिक रहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी कंजम्पशन नहीं होती। क्योंकि मैं इनकी बात को सेकंड करूंगी कि एनर्जी कंजम्पशन ही नहीं होती, क्योंकि एनर्जी होगी तो आप एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को फिट करेंगे। आप फूड ही ऐसा ले रहे हैं जो आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, हाँ। तो वो आपको सोता हुआ रखेगा, आपको चिड़चिड़ा रखेगा। सबसे ज्यादा रमजानों में मैंने लड़ाइयाँ देखी हैं, जरा सा बर्दाश्त नहीं होती। सड़कों पे आप जाएं तो ट्रैफिक पे हल्के से भी कुछ हो जाए तो लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हर चीज का एक रूट कॉज होता है, आपकी फूड कहाँ से, हमारी ख़वातीन। और ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोग्राम वेयर वी कैन लाइक कन्वे द मैसेज कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्राई चीज़ें, सॉल्टी चीज़ें तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। और जहाँ तक स्किन की बात है, जैसे आप कह रही हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरह हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, हमारी स्किन डिटॉक्स हो। क्योंकि रमज़ानों में आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपने सॉल्टी फूड्स खाए हुए, बहुत सारी, आपकी स्किन बहुत डल हो रही होती है। गर्मियाँ हैं तो यू कुड इमेजिन के रंग भी सबके काले होंगे। और ख़वातीन जो यहाँ की गर्मी भी मशहूर है वही बिल्कुल, यहाँ की गर्मी बहुत मशहूर है। तो यही मैं कहूँगी कि सबसे पहली बात, वो लोग जो बहुत ज़्यादा चाय इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा कैफीन इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी, प्लीज़ उसे थोड़ा सा हाथ रोकें। बिकॉज हमें लग रहा होता है कि चाय हमें एनर्जी दे रही होती है। अच्छा, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनको चाय पी बगैर नींद नहीं आती। हाँ, उनमें से मैं भी एग्जैक्टली। चाय मेरी सुबह भी चाय से होती है और फिर मेरी शाम की भी चाय लाजमी। बिल्कुल, अब बिल्कुल हमारे साथ यही है कि अगर हम चाय ना पिए तो हमें नींद नहीं आती। तो ये एक अजीब बात है, क्योंकि चाय जो है आप को जगाने के लिए काम आती है। लेकिन जब उसका आप इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो चाय फिर सीएनएस स्टिमुलेट नहीं रहती, वो आपको जगाती नहीं, फिर सुलाना शुरू कर देती। फिर वो एज आपको वो यूज़ हो रही होती है ड्रग के, बस उसका एक नशा है आपको। हाँ, सही बगैर भी गुजारा नहीं ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी। तो कैफीन और चाय में ज़ेंथीन जो होता है वो आप कम इस्तेमाल, यानी कॉफ़ी हो गए, चाय लवर्स, कॉफ़ी लवर्स, वो थोड़ा सा अपना हाथ खींच लें। आई मीन यही वक्त है जब आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि आप बॉडी को ट्रेन करें, तो जिस तरह आप हल्का हल्का अपना हाथ खींचेंगे, तो ये चीज़ें जो है आपकी प्यास को बढ़ाती हैं। स्पेसिफिकली जो लोग कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, फॉर एग्जांपल ये जितने भी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं हमारे मार्केट में, उस वक्त हमें प्यास लग रही होती है, हम पी रहे होते हैं। लेकिन आपने ये ज़रूर नोट किया होगा, जब भी आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी खिलाफ में बात हो जाएगी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीते ही आपको फौरन प्यास ज़्यादा लगती है, आपको दूसरी कोल्ड ड्रिंक की तलब होती है। बिल्कुल। सो ये बात आप नोटिस में रखें कि कोल्ड ड्रिंक कभी भी आपकी प्यास नहीं बुझाती। कोल्ड ड्रिंक हमेशा उसमें कुछ इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं जो आपकी प्यास को बढ़ा देती है, आपको मजीद डिहाइड्रेट कर देती है। मतलब दूसरा तो ये होता है ना कि जी खाना खाने, हजम करने में आपकी मदद करती है। हाँ, एग्जैक्टली। ये भी लोगों ने एक अपने ऊपर एक चीज हावी की हुई है। फिर वो स्टमक में जो एसिड है वो अल्लाह ताला ने किस लिए दिया है, ऑब्वियसली वो लोगों ने शायद वो जो बर्फ आते हैं उनसे अंदाजा लगाया होगा कि खाना डाइजेस्ट हो गया। हाँ हाँ, और ये कहते हैं ऐसे खाना खा लिया तो फौरन जो है कोल्ड हमारे लिए बड़ी जरूरी है। जबकि रमजान है तो मैं हदीसों का भी हवाला देना की कोशिश कर रही हूँ कि आपने बहुत सारी हदीसें ऐसी भी पढ़ी होंगी जिसमें कहा है कि फौरन खाने के बाद आप ठंडा पानी ना पिए। जी बिल्कुल, इज़न्ट इट? या पानी ना पिए, क्योंकि वो जो खाना है वो तांबा बन जाता है, फिर वो आपको एनर्जी सप्लाई नहीं करता, क्योंकि खाना एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी बनती है, जिसकी तरह से हैपनिंग्स होती है हमारी लाइफ में। और जब आपने ठंडी कोई चीज उसके ऊपर डाल दी, आग में आप पानी डाल देंगे, फिर तो वो आग राख बन जाएगी, तांबा बन जाएगा। जाहिर बात है किसी मेटल पे आप पानी डाल दें तो वो क्या होता है, तांबा ही बन, यानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है।
तो इट्स वेरी नेसेसरी अंडरस्टैंड करने की बात है कि जितने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इनमें मोस्टली इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं जो कि आपकी डिहाइड्रेशन को बढ़ा देते हैं। आई मीन आपको हाइड्रेट नहीं करते। ऊपर से जो भी आप खा रहे हैं आप उसके ऊपर ये पी रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका पेट बढ़ेगा, आपको एनर्जी सप्लाई नहीं होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्किन के लिए ज़रूरी है डिटॉक्सीफाई, तो कैफीन, ज़ैंथीन है, कार्बोनेटेड वाटर, और शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स तो प्लीज़ इवन ज़ीरो जो वाली होती है वो भी ना लें, क्योंकि उसमें भी शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और स्पेसिफिकली आप कुछ भी खा रहे हैं शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट, तो वो वॉक ज़रूर करें। डॉक्टर जब भी आपको डाइट प्लान बताता है वो हमेशा ये बोलता है कि आप वॉक ज़रूर करें, क्योंकि वॉक में ही सेहत है, वॉक में ही आपका जो है हर चीज़ रिड्यूस होता है। आपको जिसमें हरकत में बरकत की बात होती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गई। सिमिलरली दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आप बाहर जा रहे बहुत ज़्यादा आप मुंह पे पानी, जैसे गर्मी लग रही है तो मुंह धोना शुरू कर देते हैं, तो उसमें रमज़ानों में अगर आप ये कर रहे हैं आपकी स्किन मज़ीद ड्राई होना शुरू हो जाएगी, मज़ीद आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे स्किन पे। तीसरी बात, जब भी बाहर जाएं आप तो सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें, एटलीस्ट 30 SPF का सन ब्लॉक को। एंड फर्दर ये है कि इसके अलावा हेल्दी ईटिंग, आप अपने सप्लीमेंट्स में या इन सारी चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ रखें। फॉर एग्जांपल एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स लोग कहते हैं, आजकल बड़ा नाम सुन रहे हैं हर जगह, एंटीऑक्सीडेंट्स फला वो फाइबर्स और इस तरह की फाइबर्स लें। एंटीऑक्सीडेंट, भाई ये एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता, पर एंटीऑक्सीडेंट सो मोस्टली बेरीज जो होते हैं, आपके फ्रूट्स जो होते हैं जिनमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और जिंक स्पेशली, हम आगे ये भी बात करेंगे कि इन विटामिन का फ़ायदा क्या है आपके स्किन को, आपके जिस्म में जब आप रोज़ों में ले रहे होते हैं, तो क्यों है ये एंटीऑक्सीडेंट, क्या है और क्या कर सकते हैं। सो स्पेसिफिकली ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है अपनी फूड डाइट में लें। उसके बाद मॉइस्चराइज अपनी स्किन को ज़रूर करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर स्किन। एक्सफोलिएटर ज़रूर यूज़ करें, लोग एक्सफोलिएटर यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो एक्सफोलिएटर क्या होता है, एक तो आपके वो जो पोर्स हैं उनको वो नहीं ओपन नहीं होने देता, और ऊपर से जो कचरा है वो निकाल देता है, ऊपर से स्किन स्मूथ रखता है। उसके बाद स्पेसिफिकली मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें। सो एनीथिंग मोर? सही। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूंगा इसमें, जिस तरह इन्होंने कहा कि खवातीन की एक जिम्मेदारी है हैबिट्स के हवाले से जी, तो अगर इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलें कि बच्चे उनके कहे पे नहीं चलेंगे, उन जो वो करके बताएंगी या जो आदत डालेंगी वो बच्चे उन पे चलेंगे। तो उन्हें अभी से अगर रमजानों की अच्छे वाली अच्छा खाने की आदत डालेंगे, वो बड़े होकर अपने बच्चों को भी वही आदतें डालेंगे। घरों में ये बेसिकली घरों में हम लोग इस तरह की आदतें डाल चुके होते हैं कि हमने इफ्तार में बहुत खाना है, और खाने का एक बहुत सिंपल सा जो उसूल है जो रमजान में तो हमें फॉलो करना ही चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा कंपाउंड जो फूड है वो नहीं लेना। मतलब आपके दस्तरखान पे 3 से 4 अगर डिफरेंट चीजें मौजूद हैं तो चलती हैं, नॉर्मल है, अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 7, 8, 10 चीजें कर लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। हाँ। मिसाल के तौर पे रोटी को आप सिंगल आइटम कंसीडर करेंगे, आप कोई भी सालन है उसको सिंगल आइटम कंसीडर करेंगे, उसके साथ आप दही कर रहे हैं, 3rd आइटम हो गया, दही के साथ फ्रूट 4th आइटम हो गया। अब इसके बाद आप हाथ हल्का रख लें, अगले दिन के लिए आपने समोसे ऐड करने, अगले दिन ऐड कर लें, पकौड़े ऐड कर लें, आपने एक दिन क्या प्लान कर लें। डेली समोसे मत करें और डेली रोटी भी मत करें, चेंज कर करके करें। अब रोटी इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप रोटी के ऑल्टरनेट और चीजें मौजूद हैं जो आपको उस तरह की एनर्जी देते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ रोटी खा के ही रोजा रख सकते हैं या पराठे खा के रोजा रख सकते हैं। जैसे रोटियों में जौ की रोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को जौ का इतना फायदा नहीं पता कि जौ कितना इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिकली अभी इन दिनों मेरी सास को थोड़ा सा डायग्नोज हुआ था डायबिटीज वगैरह, तो उन्होंने फौरन जो है वो रिकमेंड किया किसी ने कि आप जौ की रोटी खाएं। तो काफी हद तक चीजें बहुत तब्दील हुई उन डाइट वगैरह के चेंज करने से। वो एनर्जी लेवल डिफरेंट है नॉर्मल गंदम से, और फिर हमारे पास
गंदम इतनी ज्यादा वो उसको छान छून लिया जाता है कि उसमें वो न्यूट्रिएंट्स रहते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी है। वो खाली अब हमें देखेंगे तो आटा आपका जैसे व्हाइट होता है तो आप ऐसा लगता है मैदा ही जो है वो अब और उसकी खास बात यह है कि इट हैज अ ग्लूकोज इन इट, और वो ग्लूकोज एकदम जल्दी जाके आपके जिस्म में कंज्यूम नहीं होता, आहिस्ता कर करके आपके जिस्म में लग रहा होता है और आपका पेट भरा होता है। भरा होता है तो मजीद खाने की जरूरत नहीं, मजीद खा नहीं सकते तो ऑब्वियसली अपनी डाइट को कंट्रोल रख सकते हैं। एग्जैक्टली। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा अमर ये बताएं, जिस तरह शहरी में बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो खा तो लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो फौरन इतना ज्यादा पानी पी लेते हैं कि वो जो है अपने साथ ही जरूर कर लेते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, जिस तरह स्टार्ट में बात हो रही थी कि आपको बॉडी को चलना फिरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, शहरी में दो चीजें जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो नहीं होनी चाहिए। एक ये कि खाने के बिल्कुल आपने मील एंड किया है और उसके बाद आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, मीन्स के वो लिटरली शायद खुद को ऊंट के साथ किसी मुकाबले में डाल लेते हैं कि मतलब पानी भर लिया और फिर पूरा दिन वो गुजर जाएगा। तो इस तरह नहीं होना, आपने शायद तीसरे चौथे घंटे में स्वेट के थ्रू और डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू पानी निकल चुका होगा। तो दूसरी चीज क्या करते हैं कि चाय मील के एंड पे लेते हैं। अब सहरी कर रहे हैं, आपने हर चीज खा ली और उसके बाद वेट करेंगे, चाय लास्ट में लेंगे और चाय के बाद फिर थोड़ा सा ठहर के पानी लेंगे। तो ये दोनों चीजें या तो आप खाने से पहले रख लें या फिर आप चाय को अवॉइड कर लें। साथ चल रहे हैं, लस्सी भी चल रही है, दही भी चल रही है और उसके बाद जो है वो मक्खन भी चल रहा है, मिक्सअप हुआ बड़ा होता है। बिल्कुल, कुछ चीजें आप इस तरह से देखें कि आपको 1 लीटर पानी की जरूरत है, आपका पूरा दिन 2 लीटर पे आराम से गुजर सकता है। लेकिन अब आप क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, आप एक साथ 2 लीटर नहीं भर सकते, तो आप 1 लीटर कर लें, आधा लीटर कर लें। आप बेसिकली बॉडी को कुछ चीजों की आदत डालेंगे तो वो आधे लीटर में भी गुजारा कर लेगी पूरे दिन की। अब वो आधा लीटर आपने क्या इंटेक करना है? आप दूध इंटेक कर ले सकते हैं, आप पानी इंटेक कर सकते हैं, आप लस्सी इंटेक कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी यही रहेगी। ये नहीं करेंगे आधा लीटर दूध हो गया, आधा लीटर पानी हो गया, आधा लीटर लस्सी होगी, तो सारी चीजें मिक्स करके बिल्कुल वो मिक्स भी कर रहे हैं और फिर वही चीज के खाने के ऊपर से पानी अगर आप पी रहे हैं तो आप उसको मीन्स के तांबे जैसी मीन्स कि आप उस कंडीशन वो कंसीडर कर सकते हैं कि वो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा, वो कुछ आपकी बॉडी कशीद नहीं कर सकेगी उससे। तो पानी को आप मिड मील में रखें, पानी को आप पहले रखें, एक क्वांटिटी देखें। वो क्वांटिटी आपके पानी की नहीं, वो आपके लिक्विड इनटेक की क्वांटिटी है। आप दूध पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी पी के गुजारा करें। आप सिर्फ लस्सी भी पी सकते हैं, आपको पानी नहीं पीने की भी जरूरत चल जाएगा। चाय अगर आप अवॉइड कर लें सहरी के वक्त तो बेस्ट है। अगर आप करना चाहते हैं तो चाय को मील से बिल्कुल पहले कर लें, सबसे पहले आप चाय पी लें। चाय पीने के बाद फिर आप अपना जो भी आपने मील करना, और आपका सहरी का मील निस्बतन सिंपल होना चाहिए। हैवी कर भी सकते हैं बट सिंपल करेंगे और ज्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद अफ्तारी उससे भी सिंपल होनी चाहिए। मतलब हमारे हम कंपैरिजन इस तरह से चलता है कि अगर मैं 50 पॉइंट्स सहरी को दूं तो 100 पॉइंट्स का अफ्तार होगा, जबकि इसको आप चेंज कर लें, 100 सहर कर लें, 50 अफ्तार कर लें। मीन्स कि अफ्तार आपके सहर से कम होना चाहिए, क्वांटिटी में कम होना चाहिए। और फ्रूट्स आप पहले कर सकते हैं, सहर में कर सकते हैं। अफ्तार बहुत सिंपल करें, सिर्फ एक चपाती खा लें, या आप चपाती नहीं खाना चाहते आप दूध के साथ अफ्तार कर लें। दूध के बाद आप कुछ भी जैसे शरबत वगैरह है वो अवॉइड कर लें तो बेस्ट है। लस्सी के साथ कर सकते हैं, मीन्स के दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, दही कर सकते हैं, दही के साथ अफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद रोटी को भी स्किप करके उसकी बजाय सिर्फ जो प्रोटीन इंटेक है सिर्फ प्रोटीन पे रहें। गोश्त है, चिकन का हो गया, फिश का हो गया, आप सिर्फ वो गोश्त खा लेंगे तो आपके लिए वो आपकी इवन बॉडी खुद ब खुद टोन भी होना शुरू हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी डेली रूटीन के वो जो आपकी वॉकिंग हो गई, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो भी आप दिन में जितना कुछ चलते हैं वो आपका वर्कआउट ही कंसीडर हो जाएगा। सही। और सिर्फ थोड़ा सा मीन्स कि इस डाइट को सेट करने से बगैर एक्स्ट्रा किसी एफर्ट के, एक्स्ट्रा किसी वर्कआउट के, आप बॉडी को लिटरली टोन का होना शुरू कर देंगे। जो मोस्टली लोग होते हैं ना जो घर में बैठी, हमारी खवातीन भी हैं, वो जिम जाना, फिर अगर उनकी रूटीन चल रही है कि वो पहले जिम जाती हैं तो रमजान में फिर वो थोड़ा स्किप कर देती हैं, फिर जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, घर को भी देखना होता है। हम पहले से कुछ चीजें एज्यूम करके चल रहे होते हैं कि हम जिम जाएंगे तो ही वजन कम होगा। हाँ। हम ये नहीं देख रहे होते कि हम अपनी डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं। हम वो एफर्ट नहीं, जो इजी चीजें हम उन एफर्ट्स की तरफ नहीं जाते। हम हर चीज को मुश्किल करके करने के आदी हो चुके हैं। तो आपके पास एक आसान वे है, आप चाय पहले पी लें, आपको ज्यादा बेहतर फायदा होगा।
लेकिन नहीं, हम क्योंकि हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा है, वही चीज़ आदतें बड़े जो करते हैं बच्चे वही आदतें को अडॉप्ट करते हैं और फिर उनके बच्चे वही करते हैं। तो हम खाने के बाद ही चाय, नॉर्मल भी अगर आप होटलिंग कहीं करें या देखें किसी को, तो चाय हमेशा मील के एंड में ऑर्डर एंड में, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। जबकि आप मील स्टार्ट में भी आप चाय ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मील के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक साथ चल रहे होते हैं। कैफीन की बात करेंगे, हर ड्रग का एक हाफ लाइफ होता है। कैफीन को हम ड्रग लेके चलते हैं। अब हाफ लाइफ कैफीन का 6 से 8 घंटे के दरमियान है। वो जो एक कप आपने कॉफी पी ली, आपने चाय पी ली, वो 8 घंटे में पूरी नहीं निकल जाएगी, 8 घंटे में सिर्फ आधी निकलेगी। सही। और 16 घंटे में जाके मजीद उस आधे का आधा निकलेगा। तो हम जिस तरह हमारी आते हैं, हमने सहरी में भी चाय पी या कॉफी पी, अफ्तारी में भी पी, उसके बाद फिर अगली सहरी, तो वो 8-8, 10-10 घंटे का गैप आ रहा था। तो हम कैफीन कभी बॉडी को आजाद कर ही नहीं पाते उससे। और वो जितनी देर बॉडी में है, उसका जो स्पेसिफिक काम है वो मुसलसल कर रही है। वो आपको थोड़ा निढाल भी करेगी, वो आपको थोड़ा सा एक्टिव करेगी कुछ देर के लिए उसने आपको डाउन भी कर देना है। तो बेहतर ये कि आप अपने मील्स को इस तरह से प्लान करें कि एक चीज़ को एक दिन में रखें, उसके बाद फिर गैप कर दें अगली चीज़। जैसे पहले मैंने कहा था कि समोसे पकोड़े वगैरह इस तरह की जो फ्राइड चीज़ें एक दिन आपने की, अगले दिन गैप ले लें या 2 दिन का गैप ले लें, उसके बाद फिर आप कर लें। हाँ खाएं जरूर, ये नहीं हम कह रहे। हाँ, खाने से नहीं रोक रहे, सिर्फ ये कि थोड़ा सा अपनी डाइट को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे तो आपको बगैर जिम जाए, बगैर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए, आपको खुद ब खुद वजन भी कम होगा। और वजन कम होने से ज्यादा जो आपके एनर्जी लेवल मेंटेन रहते हैं वो आपको ज्यादा फिट रखते हैं, वो आपको ज्यादा हैप्पी रखते हैं, वो आपको ज्यादा हेल्दी रखते हैं। तो बजाय इसके कि आप कैलोरी डाउन करके वेट कट कर लें और फिर बैठे हो कि अब तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, तो इससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखें। वर्कआउट उतना करें जितना आप सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं सर्वाइव कर सकते बिल्कुल मत करें। आप अपनी डेली रूटीन को, डेली डाइट को इस तरह से मैनेज करें कि आपका रूटीन का जो नॉर्मल चलना, इवन घर में चलना, घर के काम का जो है वो भी आपके वर्कआउट में कंसीडर हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, साथ ही अफीफा आपसे जानेंगे फ्रूट्स जो है उनके बारे में बताएंगे, कौन से फ्रूट्स जो हैं वो खाने चाहिए। वैसे तो हर फ्रूट की अपनी एक अफादियत है, अपना उसमें जो है उसमें शिफा है। मैं तो ये समझती हूँ, हमेशा हम हेल्थ टिप भी देते होते हैं हमारा, उसमें भी हम यही बताते होते हैं कौन सा फ्रूट आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, वैसे बात हो रही थी खवातीन की, तो थोड़ा सा मैं ऐड यहाँ पर ये करना चाहूँगी कि हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खवातीन पे डाल देते हैं, क्योंकि आप माएँ भी हैं, आप बहनें भी हैं, आप बेटियाँ भी हैं, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल्स के ऊपर भी डालनी चाहिए, क्योंकि बाप भी हैं, बेटे भी हैं, भाई भी हैं। ये देखें आप इधर इशारा कर रही हैं। तो बेसिकली ये है कि इट्स बोथ द वे। मेरे ख्याल से आजकल प्रोफेशनली खवातीन भी प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से काम कर रही हैं, मेल्स भी काम कर रहे हैं, फीमेल्स मेल्स दोनों काम कर रहे हैं। हाँ, मिलजुल के काम। और इसी तरह से चाहिए कि जब आप घर में बैठे तो दोनों ही का काम जो है वो हो कि हम अपने घर की सेहत का कैसे ख्याल रखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खाने का अगर जहां आपकी वाइफ अगर मिस्टेक कर रही है, वहां आप बीइंग अ मेल आप उनको थोड़ी सी तरबियत दें। या अगर वाइफ कहीं पर, हस्बैंड कहीं पर वो कर रहा है चूक, तो वाइफ को चाहिए हाँ, यानी बड़ी से बड़ी बीमारियां जितना हम अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग रमज़ान, और ये रमज़ान में ही बहुत सारी बीमारियां हो रही होती हैं। सो बेसिकली फ्रूट्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्रूट्स तमाम ही अच्छे हैं। मोस्टली जो रमज़ान है उनमें बेरीज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, जो बेरीज होती हैं, रसबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, देयर आर लॉट्स ऑफ बेरीज इन द मार्केट, स्पेसिफिकली वो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट भी हैं उनमें। और स्पेशली सप्लीमेंट्स जैसे आपके होते हैं, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन ए है और जिंक है बेसिकली। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि क्या है कि ये जो फ्रूट्स हैं इनमें जो विटामिन सी होते हैं, जैसे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं आपके, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, नींबू भी इवन, उनमें सब में विटामिन सी होता है। और विटामिन सी इतना हैवी ज़बरदस्त किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है कि ख़वातीन को मैं अपने तवज्जो से बताना चाहूँगी कि जितना सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, आपकी स्किन की, आपकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट आपके सेल्स को, आपके जिस्म की वूंड्स को, अगर कोई तकलीफ़ है, कोई घाव है, कोई
कोई भी आपकी डैमेज है उसको रिपेयर करता है। ये जो आप लोग रोना रो रहे होते हैं कि ब्लेमिशेस हो गए हमारे चेहरे पे स्टेन्स आ गए, हमारे चेहरे पे एजिंग आ गई, फला वाइटनिंग गोली, फला, यकीन करिए कोई कुछ काम नहीं करती। ये सिर्फ डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। इवन जो वाइटनिंग गोली वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, सिंपल एज दैट, और वो फेवर करता है किसी एंटीऑक्सीडेंट को। तो ये विटामिन सी इतना बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, इतना बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है कि आई मीन आपकी ये ब्लेमिशेस है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन एज हो रही है तो अर्ली एजिंग को भी रोक देगा ये। सिमिलरली विटामिन ए है, आपके एक्ने के स्कार्स होते हैं, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन है, तो कहीं ना कहीं सन बर्न से। हाँ, ये मसाइल तो हमारे चल रहे हैं ना, अभी तो हम बहुत सारी खवातीन में ये देखते हैं। अब ये जो बिल्कुल छाइयाँ जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, झुर्रियाँ हैं, और खवातीन जो है वो बड़ी परेशान भी रहती हैं इसी वजह से। हाँ बिल्कुल। और आजकल बड़ा वो चल रहा है कि ग्लास स्किन हो, बड़ा कोरियन ग्लास स्किन हो हमारी ना, तो इट्स विटामिन ए इज अ विटामिन जो कि आपकी ग्लास स्किन कर सकता है, बिल्कुल शाइनी कर सकता है आपकी स्किन को। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शकरकंद आपने सुना होगा, शकरकंदी जो हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं, एवोकाडो, मोस्टली एवोकाडो इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फ्रूट, मोस्टली लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एवोकाडो यूज़ करें। एवोकाडो के बहुत सारे टिप्स आए होते हैं कि किस तरह उसको यूज़ करना है। एवोकाडो है, शकरकंदी है, शकरकंदी एक सस्ता वो है, आप ले सकते हैं। सो उसको कहा जाता है सूरज, सन ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए जिन बच्चियों को, जिन खवातीन को काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम है एक्ने की, जितनी एक्ने की दवाइयाँ हैं मोस्टली वो जो है विटामिन ए डेरिवेटिव से बनती हैं। तो इसका इतना अमल दखल है आपकी एक स्किन के टॉपिकल एप्लीकेशन, और अगर आप फ्रूट के साथ खा रहे हैं तो यू कुड इमेजिन कि आपकी स्किन को किस हद तक वो पूरी बॉडी में, क्योंकि वो पेट में जा रहा है तो वो पूरी ब्लड सर्कुलेशन में आपको कितना वाइब्रेंट करेगा। इसी तरह से विटामिन ई है, विटामिन ई आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। अच्छा, ये जो आपकी स्किन है उसमें जो सीबम है उसमें विटामिन ई होता है, जिसको स्किन ऑयल कहा जाता है, नेचुरल स्किन ऑयल, अल्लाह की तरफ से स्किन ऑयल। कुछ की जैसे ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, तो ये भी एक ज़माने में ऑयली स्किन को बहुत अजीब कहा जाता था, बुरा कहा जाता था, लेकिन अब अगर मुंह पे ऑयल है, शाइन है, तो लोग कहते हैं वाह क्या यूथफुल। और मोस्टली जो ऑयली स्किन है वो कम डैमेज होती है, उसमें एजिंग प्रोसेस भी कम होता है। ड्राई स्किन में एजिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है, ड्राई स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्किन के बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत अक्सर देखिएगा ड्राई स्किन आती है, उसमें स्किन के बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स या डिजीज़ होते हैं, लेकिन जो ऑयली स्किन होती है उसमें एक्ने के अलावा मोस्टली बहुत ही कम प्रॉब्लम्स आपको देखेंगे। उसका रीज़न ये है कि विटामिन ई इज़ द मेजर फैक्टर। तो ये जो आप विटामिन ई ले रहे होते हैं डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह में, तो वो भी आपकी स्किन को जो है बेहतर कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और आपकी क्या एक्टिविटीज जो है आपने प्लान की हैं कि मैंने इस रमजान जो है वो क्या क्या करना है? मेरा प्लान रमजान में वेट गेन करने का है, मतलब मैं थोड़ा सा वेट गेन करूंगा, बल्कअप अच्छा, वेट गेन करेंगे? बिल्कुल। और ऑब्वियसली उसके लिए डाइट भी चेंज होगी, डाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो वर्कआउट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके अलावा जिम में हमने एक कैंप किया है 10 kg वेट लॉस का, मतलब रमज़ान के महीने में 10 kg तक वज़न कम करवाएंगे हम। अच्छा। और बगैर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्कआउट के, मतलब नॉर्मल टिप्स एंड नॉर्मल डाइट रूटीन्स हैं जिनको आप, जिस तरह अभी मैंने बताया कि डाइट को आप सिर्फ स्ट्रीमलाइन कर लें थोड़ा सा, तो आपको बगैर कुछ किए भी मीन्स के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो उसके साथ आप थोड़ी सी एफर्ट ऐड कर लें तो वो रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इजी चीज़ें, आप बस आपको डिसिप्लिन होना है, रूटीन में लाना है, तो आपको आपकी मर्जी का रिजल्ट मिल जाता है। तो एक्सरसाइज भी आपने जो बताई कि जिसमें पुशअप आप कर सकते हैं, सिंपल सी एक्सरसाइज, घर बैठी खवातीन है वो क्या एक्सरसाइज मैं जो मशवरा दे रहा हूँ वो थोड़ा सा जनरल करके दे रहा हूँ, कि बजाय इसके कि आप एक्सरसाइज को देखने के आप मसल्स पे फोकस करें, आप देख लें कि आपको आर्म्स करने हैं। अब आर्म्स के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप पुशअप कर सकते हैं, पुशअप कर लें,
नहीं पुशअप होते आप घुटने लगा के पुशअप कर लें, वो भी मुश्किल है। आप पानी की बॉटल्स घर में भर लें, पानी की बॉटल्स को बस उठा के बाइसेप कर्ल्स कर लें, स्टार्ट मीन्स के लिफ्ट करें, ऊपर इवन हाथ ऊपर करके थोड़ी देर रुक लें, ये भी आपका कहीं ना कहीं मसल्स को एक्टिव कर रहा होगा। तो आपने बस फोकस ये करना है कि आपने अपर बॉडी या लोअर बॉडी किसको ट्रेन करना है, किसको कितना ट्रेन करना है। तो रूटीन्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस होना है। आपको वेट यूज करने, आप वाटर बॉटल्स यूज कर सकते हैं, आप घर में कोई भी फ्लास्क वगैरह पड़ा हुआ है, थोड़ा सा वजन है उसको उठा के यूज कर सकते हैं। और बाकी पुशअप, स्क्वाट, ये नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं, हर बंदे को पता है, तो अगर कर लेते हैं तो ये ज्यादा बेटर है। बट अगर करेंगे भी सही तो आपको मिनिमम जो सेट्स हैं वो आपको 5 सेट्स मिनिमम रखने हैं। ठीक है। और दूसरा वे ये है कि आप एक क्वांटिटी पकड़ लें, जैसे सपोज खवातीन घर में कर रही हैं तो 30 पुशअप डेली के। अब वो 30 पुशअप घुटने लगा के भी किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि जिस तरह हम लोग कर रहे होते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर पोस्चर में आके और प्रॉपर उसमें तो आप गलत भी करते हैं। हाँ। बिल्कुल सही नहीं भी होता, गलत भी करते हैं। गलत करना ना करने से ज्यादा बेहतर है। तो आप गलत कर ले, आपको कुछ ना कुछ वर्क मीन्स के रिजल्ट मिल जाएगा। और 30 मिनिमम क्वांटिटी है। हमारे यहाँ चलता ये है कि 10-10 के 3 सेट लगाए और फिर खुद को ये समझा कि हमने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया। हाँ। तो हम जो प्रोफेशनल्स हैं वो 30-50 को कंसीडर नहीं करते। हमारे सेट्स 100 के 500 के हमारे ये चल रहे होते हैं। सही। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और काफ़ी फिटनेस के राज जो हमारे व्यूवर्स तक पहुंच गए होंगे कि वो किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं। थैंक यू सो मच अफीफा, आपका अमर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे जनूबी पंजाब का एक बड़ा नाम मलिक अहमद हुसैन डेहर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि MNA तहरीक इंसाफ से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आई एम थैंकफुल टू यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मलिक अला नवाज वैन साहब, जो कि सदर पाकिस्तान स्ट्राइकी पार्टी से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, आज इनसे जानेंगे थोड़ा मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है, उस हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही नाज़रीन आपको बता दें कि जैसे हमारा पहला सेगमेंट होता है हेल्थ टिप, तो उसकी तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान आने वाला है, वैसे ही फ्रूट्स का आपकी लाइफ में जो है बड़ा अमल दखल होता है, आपके लिए फ्रूट्स बड़े अच्छे होते हैं। आज हम बात करेंगे तो अमरूद पे, तो मैं इसके बारे में तो कि कुदरती फल है और बड़ा ही ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। लोग बड़े शौक से खाते हैं अमरूद को, मेरा अपना भी बड़ा फेवरेट है। और जो कच्चे अमरूद होते हैं ना, वो बड़े मज़ेदार होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनका जायका बड़ा अच्छा होता है। इसके साथ ही इसको मैं बताऊंगी कि ये बड़ा, इसका इम्यून सिस्टम जो है आपका वो बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। ज़ुद हज़म इसको फल कहा जाता है, आपके लिए बड़ा ये फ़ायदेमंद है। और इसमें जो मैं बता दूं क्या क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी से ये भरपूर होता है, और इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि फिटनेस के हवाले से एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो कैंसर से आपको बचाता है। तो ऐसे फल हैं जो आपकी सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, आपको कैंसर जैसी बीमारी से बचाते हैं। और इसमें फाइबर जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की मसला होता है उसके लिए बड़ा अच्छा है अमरूद। अगर हम दिल के हवाले से बात करें कि दिल का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए, तो दिल के लिए अमरूद जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके हवाले से बात करूंगी कि हम इसमें देखते हैं कि लोग जो है ना बड़े फ्रूट से बड़ा दूर रहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में हेल्दी रूटीन वापस लेकर आए। माह रमज़ान आ रहा है, तो ये अमरूद जो है उसमें फ्रूट चाट जो है उसको फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। इसका जो है आप देखें कि उसके ऊपर मसाला लगाकर और काट कर बड़े शौक से खाते हैं, इसका एक बड़ा टेस्ट होता है। सर, आपसे अहमद साहब से भी जानेंगे कि अमरूद कितने पसंद है आपको? बहुत पसंद है, और अमरूद का बहुत फ़ायदा है, जैसा आप कह रहे हैं, नरिशमेंट है इनमें हार्ट के लिए अच्छा है। तो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट ये आपका फ्रूट है। और बच्चे बूढ़े जवान सब बड़े शौक से खाते हैं। सर, आपको कितने पसंद है वैसे अमरूद? सारी जिंदगी तो अमरूद ही खाए हैं। और ये फ्रूट वाकई सारे बहुत अच्छे हैं। अमरूद खास तौर पर बहुत अच्छा अमरूद है, जिसको बच्चे तो अमरूद जो है आप वो खाएं, और ये बड़ा ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। अपने बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं, और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये तो हो गया अमरूद के हवाले से बात हमने कर ली। इसके साथ ही हम जो है वापस अपने टॉप आते हैं। तो सर से पहले जानते हैं, सर क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल आपकी?
इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस में उलझा हुआ है जी। और पिछले कोई 3 साल से मैंने मीडिया के ऊपर ये देखा कि लॉलेसनेस हद से बढ़ गई है, करप्शन हद से बढ़ गई है। ऐसी करप्शन है कि जो कंट्रोल एबल भी नज़र नहीं आ रही इस गवर्नमेंट से। और लॉलेसनेस की तो ये इंतहा है कि गैंग रेप विद डकैटीज हो रहे हैं और कोई बंदा उनको पूछने वाला नहीं है। मतलब देयर इज नो कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन द कंट्री, इट डजंट सीम्स लाइक दैट। वेन एवर वी पॉइंट आउट, हम जब बताते हैं कि ये करप्शन यहाँ हो रही है, तो उसको जो हमारे लीडर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि उसको वो हमें इलिमिनेट करें, उसको खत्म करें, उनको सजा दें। बट हमारे यहाँ सजा का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। जब आपके हायर अथॉरिटीज, मतलब सीएम सेक्रेटेरिएट ले लें या ऊपर से जो ऑफिसर्स हैं वो पैसे लेके लगाए जाएंगे, वो आपकी महंगाई को कंट्रोल करेंगे? वो आप ये देखें कि वो जब 2 शॉप्स के ऊपर डिफरेंट रेट्स हैं, हु इज गोइंग टू चेक द रेट? एक जगह पे 5 रुपए, एक रुपए 500 रुपए, एक जगह पे 100, एक जगह पे 200 है। तो हु इज गोइंग टू चेक? जिसने चेक करना है वो खुद पैसे दे के भर के आया ऊपर और नीचे वो पैसे कमा रहा है। तो चेकिंग अथॉरिटी अगर करप्ट है और महंगाई करप्ट गई है, ऊपर से करप्शन हो रही है, तो गरीब को क्या डिलीवर करेंगे? आम आदमी को आप क्या डिलीवर करेंगे? देखें, 3 साल मीडिया इसी बात को पीटता रहा है। आज पार्लियामेंटेरियंस में से कुछ जो मैं तो खैर 3 महीने से 3 साल से इस बात का इशारा कर रहा हूं, इस वक्त 45 MNAs हैं पीटीआई में, जो इसी बात पे खड़े हैं कि उस पार्टी में हम खड़े हैं और वो लॉलेसनेस की इंतहा करती जा रही है। और यहां पे जो मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ गालियां दे रहे हैं अपोजिशन को और डिलीवर नीचे नहीं कर रहे। हमारी तकरीरें इतनी अच्छी हैं कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम कहते हैं जी हम मुल्क के बहुत वफादार हैं, हमारा गरीब जो है वो खाने को तरस रहा है। बिजली गैस के बिल भरने के बाद उसके पास न फीस के पैसे हैं, न खाने के पैसे। तो वी शुड थिंक फॉर देम। वी नीड हमें एक कौमी हुकूमत चाहिए जिसमें सारी पार्टियां मिल बैठें, सारे टेक्निकल लोग मिलके बैठें और सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स मिलके बैठें, सारे इदारों के हेड्स मिलके बैठें और मसाइल को हल करें। आपकी फॉरेन पॉलिसी अगर ऐसी है कि एक तरफ आप रशिया के जंग हो रही है, रशिया जंग कर रहा है, लोगों को मार रहा है, आप उसके पास गए खड़े हैं। अब अगर अमेरिका उसकी वजह से आपको कुछ अच्छा या बुरा कहता है तो आप भी तो जंग वालों के साथ खड़े। फिर आप कहते हैं कि जी उन्होंने हमें ये कहा है, तो क्या आपको वो दूध की नहरें बहा के दें जिनसे आप IMF का किस्तें ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं और जिनके ऊपर आप मुल्क चला रहे हैं? आप उनको आंखें दिखाएं। अमेरिका आपसे अड्डे ना मांगे, आप हीरो बनने के लिए मीडिया पे कह दें कि जी एब्सोल्युटली नॉट। भाई अगर आपसे अमेरिका अड्डा ना मांगे फिर एब्सोल्युटली नॉट कहें ना, पॉइंट स्कोरिंग तो ना करें ना। देखें, वो अफगानिस्तान से जा रहा है, जो बंदा जा रहा है उसको अड्डे किस लिए चाहिए होंगे? अगर वो आ रहा होगा तो अड्डे मांगेंगे ना। अब ये देखें, आवाम की आंखों में हीरो बनने के लिए उसके धूल झोंकना, इसी को कहते हैं कि एक अमेरिका वहां से जा रहा है तो टीवी इंटरव्यू में ये कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। आप मुंह पे अमेरिका के सदर को जाके कहें फिर हम आपको फिर मानेंगे। और आज उसके हीरो बन रहे हैं। देखें आपके पर एकदम से इस तरह के इख्तलाफात आना पार्टी में। सर मैम, मेरे इख्तलाफात ये नहीं है, मुझे जाती तौर पे कोई मुखालफत नहीं है। मैंने 3 साल पहले ये बातें की थी और मुझे शो कॉज नोटिस मिला था पार्टी से। मैं आपको उसकी क्लिपिंग दे दूंगा। मैंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी करप्शन हो रही है और उसकी वजह हमारे मिनिस्टर्स हैं। ये मैंने 3 साल पहले कहा। उस वक्त मुझे शो कॉज नोटिस मिला था, उस वक्त तो अदम एतमाद नहीं थी। पार्टी में कोई इस हक की बात सुनने वाला नहीं है। देखें, इस वक्त वो गरीब जिसने अहमद हुसैन ढेड़ को MNA बनाया है, मुझे तो इन्होंने टिकट भी धरने से दी थी। मीडिया अगर वहां बनी गाला में मेरे साथ ना बैठा होता, इन्होंने 10 साल मुझे टिकट भी नहीं देनी थी। कहने का मकसद ये है कि वो गरीब जो कहता था कि ये ख्वाबों की ताबीर है, ये महंगाई खत्म करेंगे, ये लॉलेसनेस खत्म करेंगे, ये मुझे इंसाफ देंगे, आज आपके चैनलों पे वो गरीब कह रहा है कि हम मर गए, हम मर गए, हम मर गए। आपके सारे प्रोग्राम इसी महंगाई पे चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इमरान खान के जाने से फिर ये क्या मसाइल जो है वो फौरन से हल हो जाएंगे? से मसाइल और ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारी जमातों को इकट्ठा करके एक कौमी हुकूमत बनाएं और मैं उन सारी जमातों को ये हाथ जोड़ के एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये मिन्नत करता हूं, खुदा के लिए अपनी जातियात को साइड करके इस मुल्क को बचाने के लिए
कुछ ऐसी सख्त पॉलिसीज बनाएं जो बंदा करप्शन करता है, जो बंदा ज्यादती करता है, जो बंदा लॉलेसनेस करता है, उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें। और जो ऑफिसर्स हैं वो ऑनेस्ट ऑफिसर्स लगाएं, जो आपकी प्राइस को कंट्रोल करें, जो आपके सिस्टम को ऐसा बनाएं। अब मैं आपको बताऊं, मरी में कैसे बंदे मार गए, आपने देखा? जी बिल्कुल। इससे बड़ा कोई जुल्म है? एक ऐसा हमारे पास हुक्मरान है, मैं नाम नहीं लेता, हो सकता है वो मुझे पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन वो ऐसा था कि जब कहीं लॉलेसनेस होती थी ना, वो बड़े बड़े अफसरों को हथकड़ियां लगा देता था। मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि वो लीडर ऐसे मौके पे हथकड़ियां लगाता था, आप उसी की तकलीद करके दो को तो हथकड़ियां लगा दें। कितनी जानें इन्होंने दी हैं। कुछ उन्होंने कहा जी हम देखेंगे, 3 महीने बाद जाके उन्होंने उनको मुअत्तल किया, और मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि 6 महीने बाद वो बहाल होकर सामने खड़े होंगे। देखिए, जब आप गरीब को सुख नहीं देंगे, जब आप गरीब को ख्वाब दिखाने के बाद उसको डिलीवर नहीं करेंगे, आप सिर्फ गरीब के मुजरिम नहीं हैं, पाकिस्तानी अवाम के मुजरिम नहीं, आप अल्लाह के भी मुजरिम हैं। मैं आवाज उठाता हूं उस गरीब की। मैंने हल्के में झूठा पर्चा खत्म कर दिया, चोरी डकैती खत्म कर दी, मैंने कम कर दी, लेकिन मैंने कब्जे खत्म कर दिए। आई एम द वन जिसने अपने हल्के में रियासत मदीना बनाई है इमरान खान की फुटिंग्स पे चलते हुए, सिर्फ जबानी फुटिंग्स पे, अमली फुटिंग्स पे नहीं। क्योंकि ये वही इमरान खान है जिसने पुलिस की जो पुलिस में इस्लाहात के लिए जिसको इन्होंने लगाया था, जिसने केपीके में की थी, 1 महीने के बाद वो रिजाइन चला गया। वो इतना डिसहार्ट हुआ कि इमरान खान वो ऑनेस्ट लीडर नहीं है, ये मजबूर हो जाता है दूसरों के कहने। सही, इसमें मजीद हम बात करेंगे। सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से? देखिए, ये अहमद हुसैन डियर साहब काफ़ी आजकल इस चीज़ पे बात कर रहे हैं जी। तो मैं तो बुनियादी तौर पे हम एक सूबे की तहरीक चला रहे हैं कि हमें अलहदा सूबा दें। उस हवाले से सबसे इफ़ेक्टिव जो है इस तहरीक से या इससे पहले सारा इफ़ेक्टिव तो यही धरती है जिस पे हम बैठे हैं। अब ये डियर साहब फरमा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट की बात ठीक है, इन्होंने इशारा किया शहबाज शरीफ की तरफ, वो हथकड़ियाँ लगवा देते थे। तो मैं एक हवाला देना चाहता हूँ कि यहाँ एक ख़बरें अखबार जिया शहद ने छापा, उसने कहा जी ब्यूरोक्रेसी एतमाद खो चुकी। ये बदकिस्मती 1985 से शुरू हुई जब गवर्नर जिलानी ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि ब्यूरोक्रेसी में ग्रुप बनाएं। उस दिन से 25 साल नवाज शरीफ ने लाहौरी ब्यूरोक्रेसी भर्ती की, लाहौरी जुडिशरी भर्ती की, और ताकतवर अदारे भी उसने किसी की मदद से 25 साल जो भर्ती की है। इस वक्त 90% आपका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर AC लाहौर का बैठा है, 90% आपकी जुडिशरी लाहौर की बैठी है। और पाकिस्तान में लाहौर सूबे सिर्फ 5 जिले हैं जो जाग पंजाबी जाग के नारे पे आज पूरे पाकिस्तान पे काबिज है। अब वो सिर्फ वफादार हैं, ब्यूरोक्रेट तो नवाज शरीफ के हैं या शहबाज शरीफ के हैं जिन्होंने उन्हें आउट ऑफ वे भर्ती किया है। वो किसी की बात नहीं सुनते, ना वो पीपल्स पार्टी वालों की बात सुनते हैं, ना वो PTI वालों की बात सुनते हैं। अब ये असल मसला है ये, अगर उनको हथकड़ियां भी लगवाता है तो कोई बंदा नहीं बोलता। कई दफा मैं कोई PTI का बंदा नहीं, तो PTI के बैठे, मैं तो सराय की पार्टी वाला हूं। लेकिन एक बात है कि शुरू में मुश्ताक साहब ने कोई थोड़ी सी मुदाखलत की कि SP को कहा तुम ये क्यों करते हो, तो एकदम शोर मच जाता था कि जनाब ये ब्यूरोक्रेसी में जो है ना असरअंदाज हो रहे हैं और जनाब ये मुदाखलत कर रहे हैं। 2-4 केस तो उसने किए, सीधा साधा कभी ना मिनिस्टर बना, पहली दफ़ा MPA बना, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, और वो भी सरायकी खित्ते से बनाया, लेकिन वो नुमाइंदा बलोच का है, वो बलोच तंजीम का बंदा है। उसने हमें बहुत यहाँ बलोच कल्चर डे बनाया, यहाँ पंजाबी कल्चर डे बनाया, जो 3/4 हिस्सा मौजूदा पंजाब में सरायकी खित्ता है उसका कभी उसने कल्चर डे नहीं बनाया। हम तो गुजारिश करते हैं डियर साहब से, ये मैं भी कह रहा था कि डियर साहब आप तो सूबे की बात करते, सूबा क्या है कि मुल्तान सूबा, इतने अरसे से तो हम सूबे की ही तो बात कर रहे हैं। देखो ना, सूबे की बात सुने कि मुल्तान डिवीजन जब था, साहिवाल उसकी तहसील है, जिला है, और उकाड़ा उसकी तहसील है, पाक पतन साहिवाल का हिस्सा है जी, और झंग की तहसील फैसलाबाद है। यह है सारा मुल्तान सूबा यानी सरायकी खित्ता। फैसलाबाद के देहात में सारा सरायकी बैठा है, साहिवाल के देहात में सारा सरायकी बैठा है, उकाड़ा के देहात में सारा सरायकी बैठा है। इस खित्ते का मुल्तान सूबे का बंदा बैठा है। लेकिन वहां जो आप इस वक्त ब्यूरोक्रेसी पे 90% पंजाब, फिर 12 करोड़ 12 लाख का सूबा एक पंजाब है जिसमें उन्होंने जब ये सेंटर में जाते हैं, फेडरल में जाते हैं,
तो यही 62% के हिसाब से वो लाहौर पे अपना इस्लामाबाद पे काबिज बैठे होते हैं। असल जुडिशरी का मसला ये है, असल ब्यूरोक्रेसी का मसला ये। देखिए, इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए इन्होंने मुल्क की बात की है। दो तबके हैं, मैं उस मेहनत की है इस। एक ब्यूरोक्रेसी चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, वो एक मखसूस इलाके से है, उसके बगैर कोई एप्लीकेशन भी कहीं नहीं। डीआर साहब कई दफा मुझे पता लगा कि कमिश्नर बात नहीं मानता, तो पता नहीं वो कमिश्नर कहाँ का था। इन्होंने शिकायतें की, कासिम नूनी का वो होता था क्या नाम, कंप्लेंट का इंचार्ज, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? कि वो टोटल ब्यूरोक्रेसी एक है। फिर उसके बाद इस वेले मामला जो है, यहाँ हमारा मजदूर जो है इस वक्त 600 रुपए लेता है। गुजरात, गोदरावाला, लाहौर, सियालकोट का मजदूर 1000 से 1200 मजदूरी लेता है जी। यहाँ पेप स्कूल वाले को 550 मिलते हैं, लाहौर में 1150 मिलते हैं। ये जो असल बात है उस तरह तो आते नहीं है। ना इमरान खान कुछ कर सकता है, ना जरदारी, ना गिलानी, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप बैलेंस नहीं है। हम इन्हें कह रहे हैं, डीआर साहब की भी गुजारिश कर रहे हैं। हमने गिलानी साहब को भी कहा, वो भी जब 4 साल पूरे हो गए तो उन्होंने कहा भी स्विस गवर्नमेंट को खत लिखो, तो उन्होंने कहा जी मैं सूबा बना रहा हूं। अब हम बार बार इनको कुरैशी साहब को हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कह रहे थे, अखबारों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं उनसे, कि भाई आप सूबे का बिल तो ले आए। वो कहते हमारे पास अक्सरियत नहीं है। अब कहां से अक्सरियत आ गई? जब नजदीक मामला गड़बड़ हो गए, आप अक्सरियत आ गई है। सब झूठ बोलते हैं। क्यों? नवाज शरीफ का एक नारा है कि मखसूस इलाके को तरक्की देनी है, वसाइल यहां से सारी इंडस्ट्री में, ये डीआर साहब को बता रहा हूं, आपकी इंडस्ट्रियल स्टेट आधी खाली हो गई है, ये सारे लाहौर चले गए हैं। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बड़ी इस टाइम जो है सूरत हाल गर्म हुई हुई है, क्योंकि गिले शिकवे जो है वो बहुत सारे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो सर ने इतने सारे इश्यूज को उजागर किया है, सूबे के हवाले से बात की है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहली बात तो मैं करूंगा ब्यूरोक्रेसी पे। ब्यूरोक्रेसी के जो अफसर हैं जी, वो सब पाकिस्तानी हैं, सब हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। कोई अपर पंजाब, कोई लोअर पंजाब, कोई सराइकी बेल्ट, कोई नॉन सराइकी बेल्ट, सब पाकिस्तानी बराबर है। मैं उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करता। सही। मेरी सोच ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल और गवर्न कर रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी। देखें, जो बंदा ब्यूरोक्रेसी का चीफ मिनिस्टर है, वजीर आजम है, अगर ही हैज नो गट्स टू कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी, ही इज नॉट सपोज टू बी द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। आप एक ऐसे बंदे को जो जिंदगी में पहली दफा एमपीए बने और उसको वजीर आला लगा दें, तो क्या आप मुल्क के खैर खां हैं? जिस बंदे को ब्यूरोक्रेसी का किसी को डील करने का तरीका ही ना हो, और आप इस वक्त इसलिए लगा दें कि कोई अगर मैंने समझदार बंदा लगाया तो मुझे आंखें दिखाने लग जाएगा, और मैं ऐसे बंदे को लगाऊं जिसको पता ही ना हो कि 2 और 2 4 जो हैं ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के क्या होते हैं। 3 साल तो उन्होंने सीखने में लगा दिए कि ब्यूरोक्रेसी को कौन सा कंट्रोल करना है। फिर ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें ऐसा नशा लगा दिया कि हमें आप पोस्टिंग्स दें और हमसे पैसे लेते जाएं। जब इस नशे में वो पड़े, ब्यूरोक्रेसी के सेक्रेटेरिएट में जब पैसे चलने लगे, तो आपको कहां से इंसाफ मिलना था? ये है ब्यूरोक्रेसी की बात। अब अगर कौमी हुकूमत में ऐसे लोग ले आए जो ब्यूरोक्रेसी को सही लाइंस पे उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो हमारा मुल्क सुधर जाएगा। कोई मायूसी की बात नहीं है। दूसरी बात आ गई सूबे पे। देखें, जब सूबे पे बात आती है, कोई कहता है जी हम सूबा देने पे तैयार हैं, कोई कहता है हम 1 सूबा देते हैं, कोई कहता है हम 2 सूबे बनाते हैं, कोई कहता है हम ये नाम रखते हैं, कोई कहता है ये नाम रखते हैं। मैं थोड़ा लिबरल हूं इस मामले में। सही। कोई 2 सूबे बनाता है, कोई 1 सूबा बनाता है, कोई उसका नाम जनूबी पंजाब रखता है, कोई सराइकी रखता है। आई हैव नो कंसर्न विद दिस। मुझे सूबा चाहिए, सूबा बनना चाहिए। इस तरह ना हो जैसे गिलानी साहब का ये कह रहे हैं कि आखिरी दिनों में उन्होंने कहा मैं सूबा बनाता हूं जब उनकी हुकूमत जा रही थी खत के मामले पे। आज इनको पता चला कि इनके 45 एमएनए इनको छोड़ गए हैं, लिहाजा हमारी हुकूमत जा रही है, तो आज सूबे की बात शुरू कर दी। आज तक सोए हुए थे। दिस इज अ फैक्ट। लेकिन मैं अपनी मट्टी से वफा करता हूं। मैं सूबे के इसी इशू पे सेक्रेटेरिएट के पहले 1 दफा इस्तीफा भी दे चुका हूं, मेरा रिकॉर्ड मौजूद है।
कि मैंने कहा मेरे मुल्तान को अगर आप उसका हिस्सेदार नहीं बनाएंगे तो आई रिजाइन फ्रॉम MNA। आई डोंट वांट टू बी द MNA ऑफ दैट पार्टी जो मेरे मुल्तान को हक नहीं देती, मेरी मिट्टी को हक नहीं देती। आज देखें मेरे ऊपर 100 इल्जाम है, मैं फलां पार्टी के साथ खड़ा हूं, फलां के साथ खड़ा हूं। मेरी इसी जवाब से आप मेरी सच्चाई और मेरी गरीब से मोहब्बत और इस मिट्टी से मोहब्बत आपको नजर आ जाएगी। क्या आप शाह आज भी महमूद खड़े कुरैशी साहब ने जो कहा है कि हम सूबे के लिए यहां पे अमेंडमेंट दे रहे हैं, मैं आज आपके तवस्सुत से तमाम जमातों से ये रिक्वेस्ट करता हूं जी कि अगर ये उसके लिए अमेंडमेंट देते हैं या उसके लिए लॉ पेश करते हैं तो खुदारा आप सारी जमातें उसको वोट करें और सूबा सरायकी सूबा जनूबी पंजाब का ये सूबा बनाएं और उसमें चाहे एक बनाएं, चाहे बहावलपुर मुल्तान को अलहदा बनाएं, चाहे इकट्ठा बनाएं, सूबा बनाएं। और उसके लिए मैं सारी पार्टीज को, बड़ी से छोटी पार्टीज को रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा अगर ये सिर्फ आखिर में लालच के लिए भी बनाना चाहते हैं और आखिर में पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी बनाना चाहते हैं, आप गरीब का ख्याल करते हुए सारी पार्टियां इकट्ठे होकर इस सूबे को बनाएं, क्योंकि हमारा हल सिर्फ सूबे से है। सेक्रेटेरिएट इन्होंने बनाया है, बड़े बड़े नारे लगाए हैं। जो जाहिद अख्तर जमान थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहां पे, उन्होंने इतना अच्छा लॉ में अमेंडमेंट यहां पे बनाई कि उसमें सारे हकूक ऑटोमेटिकली मिल जाते। इन्होंने उनकी जो वो डॉक्यूमेंट था अमेंडमेंट का उसको रोल बैक कर दिया, उसको जीरो कर दिया। फिर इन्होंने कहा हम नया बनाते हैं, उसको दोबारा अमेंड किया। अमेंड करने के बाद अब ये है कि मैं आपको मिसाल देता हूं कि यहां पे पिछले दिनों इन्होंने एक्सीएन पब्लिक हेल्थ लगाया है, उसके ऑर्डर लाहौर से हुए हैं, तख्ते लाहौर से। इन्होंने वासा का MD लगाया है, वहां से ऑर्डर हुए। सारे ऑर्डर जब वहां से होने हैं तो यहां मेरे जो काबिल इज्जत और इतने काबिल सेक्रेटरी इस वक्त बैठे हैं साउथ पंजाब में, यकीन कर लें उन्होंने इतना प्रेशर होने के बाद भी एग्रीकल्चर में, हेल्थ में काम किया है और अपने उन हालात में रह के काम किया है। मैं उन बंदों के नाम बता सकता हूं कि एक ने यहां रहीम यार खान में हेल्थ हाउसेज एक सेक्रेटरी यहां पे करवा के गए हैं, ये बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर के हैं। उन्होंने एक ऐसा स्प्रे यहां पे रजिस्टर करा दिया है जो हर्ब्स के ऊपर है। इन्होंने कमालात कर दिए हैं, लेकिन उन लोगों को गवर्नमेंट ने B क्लास सेक्रेटरी बना दिया है। उन लोगों को कोई इज्जत नहीं दी जा, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। और अगर ये साउथ पंजाब में सेक्रेटरी, मैंने जो जिस वजह से इनसे नाराज हुआ हूं उनमें एक वजह सब्सिडी देने, आटा दाल घी चीनी पे सब्सिडी के अलावा मेरा दूसरी शर्त यही थी कि सेक्रेटेरिएट बनाया तो इसको इख्तियारात दें। वहां जो सेक्रेटेरिएट का काम है वो ऐसे च्यूटी की तरह आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, क्योंकि इन्होंने कार्रवाई डालनी है, काम नहीं करना। यही मुझे इनसे दुख है। शाह साहब की तरफ से जो बिल आया है उसकी मंजूर के उसके हवाले से बताइए। मैं वही कह रहा हूं कि जो बिल उन्होंने पेश किया है उनको अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आई है, तो उन्होंने कहा हम ये कार्ड भी इस्तेमाल कर लें। तो मैंने इसी के ऊपर दूसरी पार्टियों से रिक्वेस्ट की है कि अगर वो इसको पॉलिटिकल कार्ड के तौर पे भी यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये इसके लिए वोट करें और 2/3 मेजॉरिटी। अब ये बताएं, जिस इजलास में अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई हो वहां कोई और बिल पेश होना कानूनन नाजायज है। अब ये उसमें पास कर रहे हैं, पिछले 4 साल आप क्या करते रहे। अब अगर उसमें इन्होंने कर भी दिया है तो मैं दूसरी पार्टीज को कहता हूं कि इसके लिए वोट करें और इसको कामयाब करें। ये यहां की मिट्टी का सवाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आम गरीब आदमी जो है वो तो बिल्कुल पिस रहा है ना, उसकी तो बहुत सारे मसाइल हैं, वो तो हर चीज़ को फेस कर रहा है। ऊपर के लोग इतना नहीं देखते, लेकिन जो आम हम जैसे लोग हैं हम हर चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं, महंगाई को भी देख रहे होते हैं, महंगाई का रोना भी रो रहे हैं। चीज़ों की फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें तो उस इदारों में जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जनूबी पंजाब में जो सेक्रेटेरिएट बनाया गया उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सेक्रेटेरिएट तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमें सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत नहीं है, हमें सूबे की ज़रूरत है। ये दूसरे लोग भी कह रहे हैं सेक्रेटेरिएट चलो इमारत ज़रूरत थी, अगर ये सूबा बना देते तो उसमें बिल्डिंग्स भी ऐसा ऐसा बन जाती, सारा काम हो जाता। लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों ने उलझाया हुआ है इस मसले को, क्यों उलझाया हुआ है, मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी एक मखसूस अंदाज में यहाँ काम कर रही है पूरे पाकिस्तान में। यानी वो तख्त लाहौर एक मखसूस इलाके से ब्यूरोक्रेसी जो है, अगर एक बंदा यहाँ काम करता है तो लाहौर वाला उसमें हल्डा डाल देता है। पहली बात।
दूसरी बात यह है कि सूबे की, जैसे डियर साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त पीटीआई पीपल्स पार्टी में अक्सर हमारी स्टेटमेंट पाकिस्तान सरेकी पार्टी की, मेरी ज़ाती तौर पर कि खुदा के लिए नून लीग ने दगा किया, उसको यहाँ से शिकस्त खानी पड़ी। पीपल्स पार्टी ने दगा किया, उसको शिकस्त खानी पड़ी। अगर पीटीआई दगा कर रही है तो इसको शिकस्त खाना पड़ेगी। इसको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत यह है कि ये सारी जमातें मिलकर 2/3 अक्सरियत से इसको सूबा बना दें। फिर कहते हैं जी बहावलपुर, मुल्तान, ये एक शरारत है। इसका रेवेन्यू बहावलपुर 3 जिलों का अगर रेवेन्यू बन जाता है जी, तो कोई बात बनती। ये तो हर जगह पहले भी वर्किंग पीपल्स पार्टी दौर में हो चुकी है, उसमें नहीं बन सकता। फिर मुल्तान और बहावलपुर को मिलाएं तो बड़ी मुश्किल से ये सर्वाइवल करेंगे। यहाँ से इंडस्ट्री उठा ली है, यहाँ से कारोबार उठा लिया है, यहाँ से जो फसलें बड़े बड़े जिम्मेदार, डियर साहब भी जिम्मेदार हैं, जितने जिम्मेदार हैं जिसके 20, 30, 40 मुरब्बे ज़मीन है, सब के घर लाहौर हैं। वहाँ डीजी खां से शुरू हो जाओ, मुल्तान से आ जाओ जो नए अमीर बन चुके हैं, या बहावलपुर के ले लो, जहाँ के भी हैं सारे लाहौर बैठे हैं। जहाँ 20-25 मुरब्बे की जो जायदाद की आमद होती है वो लाहौर चली जाती है। यहाँ तो सिर्फ भूख नंग बाकी रखा गया है। और फिर यहाँ वो मजदूर, हमारा मजदूर लाहौर, कराची, गुजरात, गोजरावाला जाके मजदूरी करता है। तो मैं तो डियर साहब यही कह रहे थे, आप ये बात करें, आप मजदूर की बात करते हैं। आप देखें यहाँ 600 रुपये मजदूरी लेता है, सियालकोट में 1000 रुपये है, मजदूर की 1200 है। फैसलाबाद में एक सड़क पे 150-150 कारखाना है। गुजरात डिंगा रोड पे चले जाएं, मुल्तान एमडीए में वो लड़के भर्ती बैठे हैं जो बताते हैं कि गुजरात डिंगा रोड पे 145 कारखाना है। मुझे मुल्तान डीआर साहब गिन के दिखाने अगर 145 कारखाना पूरे मुल्तान में हो। गुजरात में, गोजरावाला में, शेखोपुर में, हफ्साबाद में, टोटल वहाँ आज बैठे। यहाँ इंडस्ट्रियल एस रशीद ने बयान दिया कि हमारा स्टेट एरिया प्रॉपर्टी डेवलपिंग एरिया बन चुका है। मैंने जब पता किया तो पता लगा यहाँ से अब भी इंडस्ट्री पीटीआई के दौर में भी लाहौर शिफ्ट हो रही है, लाहौर के इर्द गिर्द शिफ्ट हो रही है। और यहाँ रात को 10 से 4 बजे तक जहाँ 2 नंबर खाद बनती है, 2 नंबर चीज़ें बनती है, रात को बदबू होती है। यहाँ तो फिर ये इन एमएनए का, इन गिलानी साहब का, कुरैशी साहब का बहुत बड़ा यहाँ रोल होना चाहिए था। जब यहाँ से रोजगार छीना जा रहा है, जहाँ लोगों को नौकरी नहीं मिलती, डीआर साहब को ज्यादा पता होगा जितनी नौकरियां लगवाई होंगी, इन तो सारी नौकरियां वहां मिल रही हैं जहाँ की बड़े कुरैशी यार कोई अपने रिश्तेदार को खाना, यहाँ कुंभा परवरी हो रही है। हम यही कहते हैं कि इस तरह के खित्ता के जितने ये एमएनएज हैं, एमपीज हैं, ताकतवर लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, यहाँ के जितने सरमायादार हैं, इनको चाहिए कि इस धरती के लिए काम करें। हम लाहौर के खिलाफ नहीं है, कतई नहीं है। 2 सूबे के बाद ये कहते हैं। मिसाल देना एक मिनट, मैं अब ये कहना चाहता हूँ, मैं गया बहावलपुर, हम 2-3 दोस्त गए तो उन्होंने 6 सहाफी खड़े हो गए कि जी आप हमारे सूबे के खिलाफ क्यों हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा बहावलपुर में बताओ आपके कितने सेनेटर हैं बहावलपुर डिवीजन। उन्होंने कहा जी 1। मैंने कहा जब आपका सूबा बनेगा तो वफाक में आपको 23 सेनेटर चाहिए, क्या लाहौर वाले देंगे? मुल्तान को 23 सेनेटर देंगे वफाक के लिए? क्या ये मुमकिन है आपको 46 सेनेटर दे दें और लाहौर वाले लें 23? सिर्फ वहां से शरारत होती है। कभी मोहम्मद अली दुरानी आ जाता है, कभी आज ये तारिक बशीर चीमा आ गया है। दरअसल ये सारी शरारतें लाहौर से होती हैं कि सूबा नहीं बनना। और डीआर साहब हमारे वकील भी हैं, मैं भी वकील हूँ, मैं शायद इनसे 10-15 साल का पहले का वकील हूँ। जी डीआर साहब क्या जी, मैं एक बात कर रहा था कि साउथ पंजाब पे जुल्म की ये स्टोरी है कि ये हुकूमत जो साउथ पंजाब की चैंपियन बनती है जी, सी पैक जो है, आपको पता है सी पैक को रोक दिया गया है। इस हुकूमत ने रोक दिया है सी पैक को। चाइना को उन्होंने किसी बात पे नाराज किया और वो रुक गया। ये जो हीरो बनते हैं ना कि हम इंटरनेशनल हीरो हैं, मैंने एक क्वेश्चन पुट किया असेंबली में। मैंने कहा कि मुल्तान जो है ये साउथ पंजाब का हेड है जी, उसका सेंटर है और फूड बास्केट है और यहाँ पे एग्रीकल्चर की बास्केट है जी। तो यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सी पैक का कायम होना कितना जरूरी था, आप खुद बताएं। जी ऐसे है। देखें, फैसलाबाद में है, सखर में है, सवात में है, कराची में है, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं। मुल्तान को मिस क्यों किया गया? मैंने इसका क्वेश्चन पुट कर दिया। मैंने कहा मैं हकीकत तो जानूं इस हुकूमत की जो ये इतना मोहब्बत करते हैं आवाम के साथ, जिनको मैं अर्तुगुल कहता था कि अर्तुगुल की मैं आज स्टोरी तो देखूं जिससे मुझे नफरत हुई इनसे। जवाब पता क्या आया? जवाब यह आया कि चाइना एग्री नहीं हुआ मुल्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने पे। चाइना के कहने पे हमने यहां रिजेक्ट कर दिया। ये बताएं ये कितना झूठ बोलेंगे?
चाइना का क्या मतलब है मुल्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना हो बनने दे? मेरे पास रिटर्न वो मौजूद है जिसमें इन्होंने कोई असेंबली में झूठा जवाब आप नहीं दे सकते, इन्होंने झूठा जवाब दिया है कि चाइना ने मुल्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से इनकार कर दिया है। ये बताएं, हम यहाँ एमएनएज हैं, हम यहाँ मिनिस्टर हैं, हम यहाँ सब कुछ हैं, और हमारी इतनी भी वो नहीं है कि हम मुल्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनवा सकें। तो फिर ऐसी हुकूमत के साथ रहना, ऐसे लीडरों के साथ ठहरना मिट्टी से गरदारी है या नहीं है? और मैंने उसके लिए एजिटेट किया है, मैंने असेंबली में आवाज उठाई है, लेकिन यहां कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो आप अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं या? जी, मैं तहरीक इंसाफ में मौजूद हूं, लेकिन मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये लोग हुकूमत को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आप इतने नाराज नजर आए, इन्होंने एक मसला हल नहीं किया, तो आपको कोई मनाने के लिए या आपसे कोई राब्ता किया या आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए? इमरान खान साहब ने धमकी दी, जब कोई अपना बच्चा नाराज हो जाता है, पार्टी का बंदा नाराज हो जाता है, तो वो 5 मुतालबे किए मैंने। अच्छा। उनमें से 1 पूरा नहीं किया, 2 नहीं किए, 3 नहीं किए, कोई मुतालबा पूरा नहीं किया। अब ये मेरा मुतालबा हो कि बर्न सेंटर में जले हुए बच्चों को दाखिल नहीं हुआ करने दिया जा रहा क्योंकि हुकूमत ने वहां से फैसिलिटीज नहीं दी। ये कोई गलत मुतालबा है? मैंने अभी आपको फोटो दिखाए थे, कितने जले हुए बच्चे। जी बिल्कुल है। अच्छा, ये जो आपका DHQ सही पड़ा है, ऑप्थोमोलॉजी सेंटर मंजूर हो चुका है, सिर्फ शिफ्ट होना है, शिफ्ट नहीं होने दे रहे। तो क्या वजूहात है? सर वजूहात ये हैं कि ये हुकूमत को कंट्रोल करने का तरीका ही नहीं आता। ये कहते हैं हम नए अस्पताल बनाएंगे, हमारा नाम होगा, हम निश्तर में अगर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स के लिए पैसे देंगे तो वो निश्तर तो बना खड़ा है, हमें पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगी। नए अस्पताल में पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी। और भाई जो निश्तर में लोग मर रहे हैं, तुम पहले उनको तो जिंदा करो। बिल्कुल, वहां पे तो अभी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज की जरूरत है। इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वो बनाए जाएं। अच्छा, ट्रॉमा सेंटर्स बनाए जाएं। एक ट्रॉमा सेंटर हमने अप्रूव करवाया इसके साथ, सेक्रेटेरिएट के साथ, क्योंकि नॉर्थ ऑफ मुल्तान में कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। ट्रॉमा सेंटर जब अप्रूव कराया, इन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि गवर्नमेंट ने कि जी मुल्तान में पहले जो है ना बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज हैं, अब निश्तर जो है वहां से मरीज आते आते मर जाता है। बेसिक बात यह है कि ये लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, ये पॉलिसीज में अवाम के मफाद को मद्देनजर ही नहीं रखते। तो इस तरह की अगर ये पॉलिसीज बनाएंगे तो आप रिलीफ कैसे देंगे अवाम को? उसके बाद मैं आपको बताऊं, लॉलेसनेस इतनी ज्यादा मुल्तान में हो गई है कि गैंग रेप विद डकैती हो रहे हैं। अब एक गैंग रेप होता है, उसमें नौज बिल्ला एक डकैती होती है, उसमें ये हो जाता है, वो जो मेरी बहन है, मेरी बच्ची है, मेरी है ना जी, मेरे हल्के में अगर ये होता है, मैं उसका दुख अपने अंदर नहीं लूंगा, मैं उसके लिए स्टैंड लेता हूं कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और उन लोगों को चलान कर दिया जाता है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता और उनको रिलीफ दे दिया जाता है। हम ऐसे अर्तुगुल को क्या करेंगे? और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये नहीं है, मैंने 5 केसेस दिए जिसमें एक गरीब आदमी जो घर में खाने की रोटी नहीं है, 2 कनाल उसके रहने की जगह है, वो जाता है लैंड रिकॉर्ड सेंटर में, गया ही नहीं, वो लैंड रिकॉर्ड सेंटर नहीं गया, उसने अंगूठा लगाया, अंगूठा भी नहीं लगाया उसने, वो गया ही नहीं, उसकी जमीन उतर गई। मैंने फोरेंसिक करा के 5 फाइलें प्राइम मिनिस्टर को दी, चीफ मिनिस्टर को दी, आज तक कुछ नहीं हुआ। देखें मेरे ख्वाब टूटे या ना टूटे, मैंने गरीब के लिए सारी जिंदगी जंग लड़ी है। अब ये बताएं कि कैंट में इलेक्शन हुआ, मेरा वो हल्का है, मेरे हल्के में इलेक्शन हुआ, जो वहां टिकट्स दी गई मुझसे पूछा ही नहीं गया। पार्टी में ऐसे हालात होते हैं, मिनिस्टर्स ने वहां पे किया, सारी सीटें ये हार गए। फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर ने टास्क दिया, मैंने वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का बना दिया, 7 आजाद मेंबर लेके हमने ये काम किया। फिर वो हमने मतलब हमने यहां जो काम करे, वो जिसने सबक याद किया ना, उसको पूछने वाला कोई नहीं। और मेरी हमेशा मासिस के तरफ तवज्जो होती है। यहां पता क्या है जी, वो कहते हैं जी वो MNA है या वो पार्टी अपोजिशन के साथ खड़ा है या पार्टी के गवर्नमेंट के साथ। मैं कहता हूं मैं गरीब के साथ खड़ा हूं। हम ये कहते हैं कि जी अब यही काम इमरान खान ने किया कि उन्होंने नून लीग के MPs को शामिल कर दिया। सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, सेनेट में अपोजिशन के वोट ज्यादा हैं, जीत गवर्नमेंट का गया। इससे बड़ी कोई धांधली है? आप खुद धांधली के चैंपियन हैं। कोई बंदा पार्टी में आपके साथ इख्तलाफ कर ले तो वो काफिर हो गया। आप कहें कि इसके बच्चों की शादियां ना हो,
आप कहें कि मैं बाप हूं इनका, और फिर एक MNA अगर आपसे ना इत्तफाकी कर ले, उसके घर और तक बच्चियां बैठी हों, आप वहां पे PTI के गुंडे घुसा दें। फिर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और सर ये भी जानेंगे आपसे कि सराइकी पार्टी जो है वो अगले इलेक्शन में हिस्सा लेगी कि नहीं, लड़ेंगे इलेक्शन? हिस्सा तो जरूर लेंगे इंशाअल्लाह। जिसने सूबा नहीं बनाया, पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया, तो वो वाश हो गई। फिर नून लीग ने कहा, शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, पहले 2 सूबों की करारदाद कराई, चलो अगर फिजिबल है तो कर दो, लेकिन वो गलत था, नहीं होने वाला था। उसने कहा जी मैंने तो नाटक किया है। वो तो ये कहता है ना बहुत अच्छा वजीर है, उसने कहा मैं नाटक किया है। वो नाटक वालों को भी पता लग गया। फिर PTI को वोट दिए 4 साल, इन्होंने 4.25 साल। सर डीआर साहब ठीक बात कर रहे हैं। हमें इस धरती के इनका तरीका और मेरे तरीके में फ़र्क है। सही। मैं कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी एक मखसूस इलाके के है, वो किसी की बात नहीं सुनती। चीफ मिनिस्टर बैठा रहे, साथ वाले कमरे में नायब कासिद को अगर चीफ सेक्रेटरी रोक देंगे, तू नहीं जाना, तूने वो नहीं जाएगा। क्योंकि 2 चीजें हैं जहां बुराई की बुनियाद। पूरे मैं बहुत सारा डेढ़ साहब भी काम करते हैं, मेरी भी जिंदगी गुजर गई ये काम करते हुए निचले लेवल। एक ब्यूरोक्रेसी, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक जी, कोई फाइल इनके बगैर नहीं जाती। जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। ब्यूरोक्रेट अपना कोई सियासतदान अगर कोई करप्शन करता है, नौकरियां बेचता है, तो आर्डर ब्यूरोक्रेट करता है। दूसरा ताजिर है, सुई से लेकर और इंडस्ट्री तक। दूसरा जो जिसके पास इख्तियारात है वो ताजिर है, सामने आटा पड़ा होता है। और MNA साहब जहाँ हैं, MNA साहब की बहुत सारी मुझे शिकायत का पता, ये करते रहे हैं, लेकिन करना DC और कमिश्नर नहीं होता है, AC नहीं होता है। ये तो लड़के चले जाते हैं, शिकायतें करते हैं, कोई नहीं सुनता इनकी बात, ठीक कहते हैं। लेकिन जो आटा सामने पड़ा है वो कहता है मैंने इतने रेट पे देना है। खाद हम खुद लेने जाते हैं, सामने खाद कहते हैं आधे से मिलती नहीं, मिलती है और देने नहीं, सामने खाद पई है ना। DR साहब गिन सकते ना मैं गिन सकता। यानी 2200 दी कल मैं खाद मंगाई है यूरिया 2200 रेट, और सामने पई है। और जड़ा गवारा 1500 1550 का और 2300 का मिलता पाए। ताजर मजबूत उन्हें कड़ियां लाहौर नाल, ब्यूरोक्रेट मजबूत उन्हें कड़ियां लाहौर नाल, और उन्होंने जाती गुलाम हैं, जाती मुलाजिम हैं, आपस में कोई नहीं। इन्हों की कोई PTI की गल नहीं सुनते। मैं पहले भी आखे, अगर गिलानी साहब ने जो भी थे किया है, जो भी रल मिला काम किया है, नौकरियां विकन सब कुछ है, ब्यूरोक्रेट रले आर्डर ब्यूरोक्रेटा किया। गिलानी साहब कुछ नहीं किया, DR साहब कुछ नहीं कर सकते। मैं DR साहब ने थोड़ा इो करें पे, कौमी हुकूमत की इन्हों की बेहतरीन गाल है। अगर लाहौर के हथे चली गई हुकूमत तो बल दोबारा वो काम शुरू थी सी जरा थी पे। असां है कि कौमी हुकूमत ठीक है, अच्छी राय दी है कि कौमी हुकूमत होवे। हुण जेड़े जेड़े लोग खड़े वो इतने ना ब्यूरोक्रेट बैलेंस करें, हर डिस्ट्रिक्ट का बैलेंस करें, सराइकी खिते का बैलेंस करें। जितनी सारी आबादी है साकू उतने हकूक देवें। तख्त लाहौर साकू प्यारा है, साढ़ा शहर है, लाहौर को उतने हकूक देवें, इतनी इंडस्ट्री देवें जितने लोगों को जॉब चाहिए। साकू उतनी देवें जितने असा लोग रहते हैं। कराची को उतना देवें, सिंध को उतना देवें, खैबर पख्तूनख्वा को उतना देवें, बलूचिस्तान जितने लोगों की जरूरत है। और वो पूरा पाकिस्तान जल्द थी ता तरक्की थी सी, मखसूस इलाके नाल कहीं कोई तरक्की नहीं थी। दूजी गाल है, मैं पहली मुलाकात है वो भी परे परे। यानी मैं आधा पे कि DR साहब की बड़ी जिम्मेदारी है, सिकंदर बोहसन साहब की बड़ी जिम्मेदारी है, गिलानी साहब की सब तो ज्यादा जिम्मेदारी है जो वजीर आजम तक थे। अज तक एक कैडेट कॉलेज यूसुफ गिलानी नहीं बनवा सकिया, फरूक लगारी कैडेट का मंजूरशुदा नहीं बनवा सकिया, शहबाज शरीफ एक कैडेट कॉलेज खानपुर कटोरिया मंजूर किया, लेकिन एक किट नहीं रखा दी थी। गिलानी साहब 4 साल आधा रह गए कि बिग सिटी बनाओ, शहबाज शरीफ के ना बन सी। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हस्पताल की गल की, परवेज इलाही बना के गया। 8 साल शहबाज शरीफ ने कोई चक्कर तरा दिते, 8 साल रुके रह गए, और अखीर उन्हें घंटा घर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हस्पताल गिना है। वाल उनके बाद यह नलायक हुकूमत जो नलायक हुकूमत हूँ उत्थे गिन गई है। वाल मेरा रकबा उनके नाल है किन्नी सट्टर का 5 एकड़ अलग रकबा है जो परवेज इलाही ने रखा। पिछे वीमन मैडिकल उनके पिछू वीमन मेडिकल कॉलेज आई, शहबाज शरीफ ने आके वीमन मेडिकल कॉलेज खत्म कर दिता, वो किन्नी सेंटर का रकबा खत्म कर दिता। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेरे को इतने थब्बे अखबार ने पेन कि 6 महीने जेलों को समरी भेजें रही, आदेश को दोबारा भेजें। और वो 8 साल के बाद अखीर क्या थिया कि ये पूरे कोई मुरब्बा 1.5 मुरब्बा रकबा है, कुछ सारा किन्नी सेंटर बना के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 4 या 6 कनाले बना दिता। असल गाल ये नहीं, गाल ये है कि DR साहब की गाल सच्ची है, लेकिन तरीका कार मुख्तलिफ है। असा ये अज है कि सारी धरती का बाल जेड़ा भी बैठे इतने जेड़ी जुबान बुलेंदे
उर्दू बोले पंजाबी सराइकी कोई सारे मजलूम हैं, लेकिन ये फिदाइन एंड फिदाइन लाहौर वाले पीछे थी खड़े, इन्होंने बालों को रोजगार नहीं मिलता, साढ़े को नहीं मिलता। यकीन करे सो कि साढ़े मौलवी 2600 2700 28 3000 8000 उत्ते तनख्वाह कहनी, लाहौर में जो 2200 20,000 उत्ते तनख्वाह है। पेप स्कूल साढ़ा प्राइमरी दा पंजाब दे अंदर प्राइमरी दा बाल गिनते 550 रुपए, लाहौर दे इर्द गिर्द वो गिनन 1150 रुपए। ये देखो तो सही कि विद इन प्रोविंस सूबे के अंदर यदि बदमाशी है, क्यों है? कुछ नहीं कर सकता कोई। अच्छा, वैसे देखा जाए तो जैसे सब हर बंदा ही जो है वो हुकूमत से बहुत ही नाराज नजर आता है। अगर पिछली हुकूमतों की बात करें तो उससे भी कई गिले शिकवे नजर आते हैं। अच्छा, जैसा आपसे कहेंगे अपोजिशन की अगर हम बात करें तो अपोजिशन काफी स्ट्रांग नजर आती है, तो अगर वोट होने लगे तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? इमरान खान साहब को या किसको? पहली बात यह है कि आज से 3 महीने पहले से मैंने एक ब्लैकआउट किया हुआ है पार्टी में कि मेरे मुतालबात पूरे करें जी। तो जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को मुतालबात किए तो इन्होंने मुझे शो कॉज दे दिया जी, इल्जामात लगा दिए। मतलब कि देखें, आपकी पार्टी में कोई बंदा करे तो उसको अच्छे तरीके से डील किए, मुझे उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी। ठीक है, देखें आज मैं उनके साथ ठहरता हूं तो लोग ये कहेंगे कि ये तो डरते हैं। देखें उन्होंने इल्जामात जो लगाए हैं, पहले मुझे वो क्लियर करें कि वो इल्जामात झूठे क्यों लगाए हैं। वही काम वो खुद कर रहे हैं कि जो पार्टी के लोग दूसरे शामिल कर रहे हैं। अब देखें, हमने डिलीवर करना है उस गरीब को। अगर वो दुखी है, वो तकलीफ में है और हम उसकी शिकायत करें और ये हल ना निकालें, अगर मीडिया कहता है कि ये करप्शन हो रही है, ये अपना क्या नाम है, लॉलेसनेस हो रही है, महंगाई हो रही है, तो मीडिया की तो रेटिंग बढ़ती है। अगर अहमद हुसैन डेहड़ कहे कि मैं ना हुकूमत के साथ खड़ा हूं, ना अपोजिशन के साथ खड़ा हूं, मैं गरीब के साथ खड़ा हूं, तो अहमद हुसैन डेहड़ गद्दार है। कौन मुझे इंसाफ देगा? मैं अल्लाह से इसका इंसाफ मांगू? मीडिया का मैं इसलिए एहसान मानूं कि मैं धरने में मीडिया ने मुझे टिकट दिलवाई थी। आज मैं मीडिया से यह गिला करता हूं कि जब आपके चैनलों पे चल 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 के थक गया गरीबों की चीखें, और अगर अहमद हुसैन डेहड़ ने कह दिया है कि मेरे गरीब के ये मुतालबात मेरा अर्तगुल पूरा करे, तो क्या वो अर्तगुल है जो गरीबों के मुतालबात पूरे ना करे? और मेरा इंसाफ इस बात का कौन करेगा? मैं अपना इंसाफ अल्लाह पे छोड़ता हूं। मैं बड़े बड़े वजीरों के आगे बोलता हूं, प्राइम मिनिस्टर के आगे बोलता हूं, चीफ मिनिस्टर के आगे बोलता हूं कि मेरा भरोसा मेरे अल्लाह पे है। मैं गिलानी और बोसन से जीता हूं तो मेरे अल्लाह ने जितवाया है। मुझे अपने फ्यूचर का कोई पता नहीं है। एक पार्टी में बोसन खड़ा है, दूसरे में गिलानी खड़ा है, तीसरे के साथ मैं लड़ रहा हूं। मेरा फ्यूचर क्या है? मेरा फ्यूचर मेरा अल्लाह है। मेरा अल्लाह मुझे इज्जत देगा, मुझे कबूल है। मेरा अल्लाह इज्जत नहीं देगा, घर आराम। अच्छा, क्या आप तहरीक अदम अगर कामयाब हो जाती है तो फिर आप कहां स्टैंड करेंगे? देखें, हम पार्टी में एक कानून है, एक रूल है, हम उसमें पार्टी की वायलेशन करके अब वोट देने की जरूरत ही नहीं है। देखें, जो हमारी अपोजिशन है उनको हमारे एमएनए जो 45 एमएनएज हैं, जिनके साथ मैं खुद मिल चुका हूं, जो इतने दुखी है ना, आप सोच नहीं सकते। वो 45 एमएनएज जो इन्हें छोड़ी खड़े हैं, वो अब उनके वोट की अपोजिशन को जरूरत ही नहीं है। अब उसके अलावा ये 200 से ज्यादा मेंबर इनके इकट्ठे हो चुके हैं। इनको 172 मेंबर चाहिए। जो एमक्यूएम कल आई है और बाप पार्टी आई है, उसके बाद इनकी गिनती पूरी हो गई है। अब मकसद ये है कि तसादुम कौन चाहता है? अगर हमारा हीरो इमरान खान है और 1 साल पहले उसने बयान दिया कि अगर 10 एमएनएज जो हैं, जो मेरी पार्टी में फर्क है अपोजिशन का और मेरा 10 एमएनएज का, अगर वो मुझे सिर्फ कह दें कि हमें तुम्हारी लीडरशिप पे यकीन नहीं है तो मैं खुद स्टेप डाउन कर जाऊंगा। ये इमरान खान का अपना कहने के अल्फाज हैं। जो शख्स अपने अल्फाज पे ना ठहरे उसको आप कैसे हीरो कहते हैं? तो आप क्या नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा है ना, नून लीग में भी उनके पास कैंडिडेट है, पीटीआई पीपल्स पार्टी में कैंडिडेट है। मेरी तो कोई जगह ही नहीं है। मेरी जगह मेरे गरीब के साथ है। मैं अपने गरीब से मशवरा करूंगा कि मुझे आजाद लड़ना है, मुझे सियासत छोड़नी है। लेकिन हमारे यहां ये रूटीन नहीं है कि कोई बंदा गरीब की आवाज उठाए तो उसको समझ आ जाए कि ये वाकई गरीब के लिए लड़ रहा है। मैंने 3 साल अपने हल्के में इंसाफ दिया है, रियासत मदीना बनाया अपने हल्के को, जाके चेक कर ले। मैं चैलेंज करता हूं, पर्चे खत्म किए, लोगों पे लॉलेसनेस खत्म की, लोगों को इंसाफ दिलवाया है मैंने। आई हैड डिलीवर्ड इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए सर, आपका बहुत शुक्रिया। और क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं तो हम सब की यही दुआ है कि सब
जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बल्कि कल अगर हो सकता है कि रोज़ा हो तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो अगर कल का रोज़ा बनता है तो तमाम मुसलमान जो है वो अच्छे से जो है रमज़ान मुबारक को वेलकम करें। और सबसे अच्छी बात कि सब ने जो है वो अच्छे से मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जो है सब्र और एतमाद के साथ जो है इसको स्टार्ट करना है। अपने इर्द गिर्द जो है लोग, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जिन्होंने रोज़े रखने होंगे। जाहिर सी बात है उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो आपने उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उनको अपने साथ जो है वो जोड़े रखना है। तो इसके साथ ही आपका हमारा साथ रहेगा 3 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारी लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह उसमें आपके साथ मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।